ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। स्टार्ट करते सर। हाँ, तो पहले गुरु जी का नाम लेते हुए फिर हम जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी। नहीं, सर्वप्रथम मैं आदरणीय चिरंजीव ओमकारनाथ शुक्ला पंडित जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज ऑर्थो डिकोड प्रोग्राम के द्वितीय सत्र का हमारी वेद भाषा संस्कृत में संचालन करने का अवसर प्रदान किया। और यह अवसर मेरे लिए ही नहीं वरन भारतीय सनातन संस्कृति का सम्मान है और साथ ही अत्यंत सौभाग्य और गर्व का विषय भी है। तो आइए सत्र आरंभ करते हैं। युग पुरुषस्य धन्वन्तरी स्वरूपस्य न्यूरोचिकित्सा विधेः प्रवर्तकस्य परम पूज्यस्य गुरुदेवस्य जयः 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 जय। सर्वेभ्यः आदरणीयेभ्यः गुरुभ्यः वरिष्ठेभ्यः न्यूरोथेरेपी सारथिभ्यः ज्ञान पिपासुभ्यः च मम सादरं प्रणामः। अहं डॉक्टर दीप्ति त्रिपाठी इंदौर नगरात् मध्य प्रदेश राज्यात् भारत देशाच्च ऑर्थो डिकोड कार्यक्रमस्य द्वितीय सत्रे उपस्थितानां भवतां सर्वेषां सस्नेहं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। ज्ञानम परमम बलम कहा गया है, ज्ञान ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। कहते हैं यथा मूलम दृढ़म भवति तथा वृक्षः स्थिरः भवति। जिस प्रकार किसी वृक्ष की मजबूती उसकी जड़ों पर निर्भर करती है, उसी प्रकार किसी भी रोग का जड़ से समाधान उसके मूल कारण को समझने पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि आज के इस सत्र में हम ऑर्थो डिकोड के मूलभूत सिद्धांतों को समझेंगे और जानेंगे कि ऑर्थो समस्याओं की वास्तविक शुरुआत कहाँ से होती है और साथ ही पेशेंट एनालिसिस की सही दिशा क्या होनी चाहिए। तो सहचराः अस्मिन् ज्ञान यज्ञे अस्माकं मार्गदर्शनार्थम अद्य अस्माकं मध्ये एकः महान् विभूतिः उपस्थितः अस्ति, येन स्वस्य अनुभवस्य संपदया गहन अध्ययनेन निरंतर सेवया च सहस्रशः जनाः लाभान्विताः प्रेरिताश्च अभवन्। ते अस्माकं परम आदरणीय चिरंजीव अरविंद पाटीदार महोदयः। तेषां सानिध्यम् अस्माकं सर्वेषां कृते गौरवस्य विषयः अस्ति। तो साथियों तैयार हो जाइए, परम आदरणीय चिरंजीव अरविंद पाटीदार जी के साथ तन टिकाकर मन टिकाकर पूर्ण एकाग्रता के साथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आदरणीय अरविंद पाटीदार महोदयः भवतः हार्दिकं स्वागतं वर्तते। कृपया स्वज्ञानामृतेन अस्मान् अनुगृह्णातु। मम हार्दिक शुभेच्छाः। सर्वे सारथिभ्यः चिरंजीवी भवः। आदरणीय अरविंद पाटीदार जी, आप सादर आमंत्रित हैं, शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति जी, बड़ा आनंद आ गया आज। सच में इतना आनंद शायद पहले कभी नहीं आया। बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार तरीके से आपने जो है आज होस्ट किया संस्कृत भाषा में। हम लोगों के लिए जो है बड़ी खुशी का विषय है कि आज भी इस समय भी जो कोई संस्कृत भाषा में इतना बढ़िया तरीके से जो है वो होस्ट कर सकता है। और मेरे अंदर एनर्जी आ गई। एक्चुअली में जब मैं आया था तो मेरे अंदर थोड़ी कम एनर्जी थी, आपने एनर्जी मेरी बढ़ा दी है। और सभी दोस्तों को, मेरे सभी सारथियों को, न्यूरोथेरेपी परिवार को, न्यूरोथेरेपी सारथियों को, मजे में है सब लोग, मजेदार हैं। मजा आया आपको दीप्ति जी के साथ में, डॉक्टर दीप्ति जी के साथ मजा आया क्या? चलिए बता दे एक बार, हम सब उनको धन्यवाद बोलें कि वो संस्कृत के इस आयाम को न्यूरोथेरेपी के साथ साथ संस्कृत की इस व्यवस्था से जुड़े और संस्कृत की भाषा को अपनी ओर ले जा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों की तरफ से धन्यवाद बोल दूं उनको। पक्का बता दो मुझे, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, एनर्जी के साथ बता दो। चलिए बहुत बढ़िया। तो दीप्ति जी, सारे सब पूरे परिवार 156 लोगों की तरफ से आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने संस्कृत भाषा में जो है हमारे साथ में आप जुड़े और बड़ा मजा आया आपको सुनने में। चलिए वापस से सभी लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी फ्रिक्वेंसी पे आइए, मेरी फ्रिक्वेंसी पे आइए। अपने रेडियो को थोड़ा टोन करिए, उसको थोड़ा सा 96.4 जो मेरा एफएम जहां से बजता है वहां पर आइए। मेरा एफएम वहीं से बजता है कि जो है कितना आप लोगों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, चीजों के लिए कितना कृतज्ञ हो सकते हैं और अपने जीवन से शिकायतों को कितना दूर रख सकते हैं। मेरी फ्रिक्वेंसी वहीं मैच होती है, तो मुझसे मैच होने के लिए आपको दोनों फ्रिक्वेंसी पे आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, मुझे विश्वास है
कि आपकी दोनों फ्रिक्वेंसी चालू हो गई होगी और आप मुझसे जुड़ चुके होंगे, उस तरीके से जुड़ चुके होंगे जिस तरीके से आपको जुड़ने की आवश्यकता है। लास्ट क्लास में हमने जो है स्पाइन का रोड मैप समझा कि हम स्पाइन के बारे में किस तरीके से समझेंगे, और थोड़ा सा सर्वाइकल वर्टेब्रा के बारे में, थोरेसिक वर्टेब्रा के बारे में, और लंबर और सेक्रल रीजन के बारे में हमने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करा। और वो रोड मैप समझ के हम सब लोगों को मजा आया, हमारे अंदर गुड फीलिंग्स पैदा हुई, मजा आया, हमें बहुत शानदार मजा आया। आज थोड़ा सा एक किस्सा सुना देता हूँ पहले, फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा तो काम ही किस्सों से होता है। एक व्यक्ति ने पूछा मुझसे, एक व्यक्ति ने, आज बड़े समझदार व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि न्यूरोथेरेपी क्या है, और मैं आज बड़े अंदाज, दूसरे अंदाज में था, मैंने आज उनको नए अंदाज में कुछ बताना चाहता है कि न्यूरोथेरेपी क्या है। हम वापस से डी ऑर्थो की प्रोग्राम में जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा पहले मेरे साथ जुड़िएगा, एक बहुत मजेदार, क्योंकि आप भी अपने पेशेंट को, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको भी समझ में आ जाए, तो आप भी अपने कुछ पेशेंट को इस भाषा में समझा सकते हैं। मुझसे उन्होंने कहा कि न्यूरोथेरेपी क्या है, मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर मैंने बताया कि एक अंडा, एक जो अंडा होता है ना, वो अंदर से टूटे तो जीवन होता है। एक अंडा यदि अंदर से टूटे तो जीवन होता है, और एक यदि अंडा बाहर से टूटे तो जीवन खत्म होता है। एक अंडा यदि अंदर से टूटे तो जीवन होता है, और एक अंडा बाहर से टूट जाए वही अंडा तो जीवन खत्म होता है। तो हमारी न्यूरोथेरेपी अंदर से ठीक करती है चीजों को, हम अंदर से जाके काम करते हैं, हम उस परमात्मा की व्यवस्था के साथ अपनी सहभागिता निभाते हैं, जो सिस्टम उसने बनाया है। तो हम शरीर के अंदर से काम करते हैं, हम उस अंडे को अंदर से फोड़ना चाहते हैं जो जीवन लाए। हम अंडे को कभी बाहर से नहीं तोड़ते, मतलब हम बाहर से एफर्ट नहीं लगाते हैं, हम शरीर के अंदर से एफर्ट लगाते हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए। आया, मजा आया आपको? वाव मोमेंट आया आपको? गुड फीलिंग सही? आपको अच्छा लगा ये अंडे का उदाहरण? बताइए मुझे फटाफट। आप भी अपने पेशेंटों के साथ शेयर कर सकते हैं कि न्यूरोथेरेपी किस तरीके से काम करती है। एक फ्रेंकली व्यवहार हो, क्योंकि मैं कई लोगों के बीच में बैठा था, तो और वो मेरे दोस्त लोग थे, कलीग लोग थे, जो मुझसे पूछ रहे थे कि न्यूरोथेरेपी किस तरीके से काम करती है। तो मैंने उनको समझाया कि न्यूरोथेरेपी अंदर से काम करती है, क्योंकि अंदर से जो चीजें घटित होती है वो जीवन होता है, और जो बाहर से घटना घटती है वो मरण होता है। जैसे एक अंडे का उदाहरण देके मैंने आपको बताया। चलिए फिर आ जाते हैं हम स्पाइन के ऊपर। तो हमने स्पाइन का रोड मैप समझा, और मजा आया कि यार वास्तव में हमें इस क्लास को करने में मजा आएगा। मैं उसकी थोड़ा सा और पहले लेके आता हूँ। अब आपको आर्थो में कभी कभी क्या होता है, आपको आगे की सीढ़ियां मिलती है, वो सीढ़ी 1 थी, मैं आपको वापस से फर्श पे लेके आ रहा हूँ। वापस से फर्श पे आ जाओ, एक बार फिर मेरे साथ जुड़ो, फिर से फर्श पे आ जाओ। आर्थो क्या होता है आखिरकार? आर्थो में क्या क्या चीजें आती है मेनली, हम उसको समझेंगे। तो आर्थो में देखो, बोन आता है, ज्वाइंट आता है, कार्टिलेज आता है, लिगामेंट आते हैं, टेंडन आता है। ये मुख्य रूप से आर्थो में चीज आती है। अब आर्थो में सबसे पहले तो बोन हो गई। बोन में क्या क्या परेशानियां हो सकती है? बोन फ्रैक्चर हो सकती है, नॉर्मली मैकेनिकल रीजन हो सकता है, कोई इंजुरी हो सकती है, कोई चोट लग सकती है जिसके कारण बोन फ्रैक्चर हो सकती है। बोन में डिजनरेशन चेंजेशन आ सकते हैं, बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है ना। तो एक बोन एजिंग फैक्टर के साथ में वीक होती है, और एक एजिंग फैक्टर से अर्ली वीक हो जाती है, मतलब अर्ली वीक चेंजेशन आ जाते हैं उसके अंदर, डिजनरेशन चेंजेशन के। वो मनुष्य के लिए खतरनाक होते हैं, वो डेंजरस होते हैं, और उसको वो दुख देने वाले होते हैं, वो पेनफुल होते हैं। दूसरी जो आर्थो में मेन चीज होती है वो ज्वाइंट की होती है। काय की होती है? ज्वाइंट की होती है। और ज्वाइंट के अंदर जो आर्थो में बहुत सारी चीजें और भी आती है, जैसे कार्टिलेज आता है, लिगामेंट्स आते हैं, टेंडन्स आते हैं, मसल्स आते हैं। वो सारी चीजें जो होती है वो हमारे ज्वाइंट के अंदर लगभग चीजें आ जाती है। अब वापस से एक बेस में आ जाते हैं, आखिरकार की ज्वाइंट क्या होता है? ज्वाइंट क्या होता है? तो देखिए, हम नॉर्मली ज्वाइंट को समझते हैं कि हमारा जो घुटन है वो ज्वाइंट है एक तरह का, क्योंकि वो हमें किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्रता देता है। जब हमारे शरीर का कोई ऐसा पार्ट जो हमें किसी को कार्य को करने के लिए स्वतंत्रता देता है, चाहे ये अंगूठा हिल रहा है, इसके बीच में जो इसको हिलाने के लिए जो मदद कर रही है चीजें, वो हमारा ज्वाइंट है ना। तो इस तरह के हमारे ज्वाइंट होते हैं हमारे शरीर के अंदर। अब देखो, ज्वाइंट जो है, तो मैंने आपको जो ये बताया ना, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है। जैसे आपके घुटन का ज्वाइंट है तो फ्रीली मूवेबल हो जाता है। एक आपके शोल्डर का ज्वाइंट है, ये भी फ्रीली मूवेबल हो जाता है, मतलब आसानी से मुड़ जाता है। एक आपका रिस्ट वाला ज्वाइंट है, ये भी आसानी से मुड़ जाता है। लेकिन कुछ ज्वाइंट होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, मतलब उनका मूवमेंट नहीं होता है, वो एक जगह ही रहते हैं। जैसे कि एक ज्वाइंट आपके सिर में भी होता है, स्कल्प पे भी होता है। एक समय वो ज्वाइंट में होता है, धीरे धीरे शरीर उसको जोड़ देता है, लेकिन वो पूरा जुड़ नहीं पाता है, वो ज्वाइंट ही होता है एक तरह का।
लेकिन वो हिलता नहीं है, वो एक जगह फिक्स रहता है। ऐसे बहुत सारे ज्वाइंट हमारे शरीर के अंदर होते हैं जो फिक्स होते हैं, बचपन में तो अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में जाके फिक्स हो जाते हैं। तो एक ज्वाइंट तो वो होता है। दूसरा एक ज्वाइंट होता है जो स्लाइड सा मूवमेंट करता है, मतलब थोड़ा सा हिलता है। थोड़ा सा हिलता है मतलब उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा कुछ साइनेबल फ्लूइड की या कार्टिलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपस में ऑटोमेटिक थोड़ा सा मूवमेंट होता है। कौन कौन से ज्वाइंट ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारी स्पाइन के कुछ ज्वाइंट होते हैं, वर्टेब्रा के बीच में जो ज्वाइंट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनमें कार्टिलेज की जरूरत नहीं पड़ती है, उनमें साइनेबल फ्लूइड की जरूरत नहीं पड़ती है। वो हड्डी ही आपस में एक दूसरे को टर्न करती है कि हम थोड़ा बहुत टर्न हो पाए, आसानी से घूम पाए। आया समझ में आपको? इतना समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। फिर एक और हमारा जो ज्वाइंट होता है, ये जो होता है वो हल्का सा मूवमेंट, आपने ने बताया। अच्छा, रिब्स वाले जो ज्वाइंट होते हैं ना, वो भी हल्के से मूवमेंटेबल होते हैं, मतलब हल्के से घूम जाते हैं, आसानी से जो है थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के हमारे शरीर के अंदर 3 स्पेशल ज्वाइंट होते हैं। लेकिन हम जो मेनली काम करते हैं ना, मतलब अभी हाल फिलहाल जो भी बात करेंगे वो हम फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट की करेंगे, मतलब जो आसानी से घूम जाता है। अच्छा, इसमें भी अलग अलग तरह के ज्वाइंट होते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, पता है? क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, और जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको एक पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। क्योंकि आपको समझ में आएगी चीजें कि यार ये ज्वाइंट क्या है। जैसे कि आप समझो कि यार ज्वाइंट तो यहाँ पे भी है, लेकिन वहां पे हमें कार्टिलेज के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं। जो जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होते हैं इनको साइनोवल ज्वाइंट भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर सबके अंदर साइनोवल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अच्छा, कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं? एक तो बॉल और सॉकेट वाला होता है। कौन सा होता है? बॉल और सॉकेट वाला। बॉल और सॉकेट वाले ज्वाइंट कौन कौन से? एक बॉल होती है और एक सॉकेट होता है। तो हमारे हिप ज्वाइंट जो होता है वो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होता है, लेकिन वो बॉल और सॉकेट वाला ज्वाइंट होता है ना। एक दूसरा ज्वाइंट होता है जिसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट जो होता है ना, वो सेम हमारे दरवाजे की तरह रहता है, खिड़कियों की तरह रहता है। जैसे कि हमारा घुटन, वो पूरा 360 मूवमेंट नहीं कर पाता, एक निश्चित समय तक मूवमेंट होता है और इस निश्चित समय तक खुल जाता है, टर्न हो जाता है। मतलब उसकी वो खुलता तो है लेकिन एक निश्चित समय तक। जैसे कि आपका ये कोनी एल्बो ज्वाइंट हो गया, आपका नी वाला ज्वाइंट हो गया, है ना। ये इस तरह के ज्वाइंट है जो हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। एक तीसरा ज्वाइंट होता है, वो होता है पीवट ज्वाइंट। पीवट ज्वाइंट किनको बोलते हैं? जो हल्का सा घूमने की इजाजत देता है, जैसे राइट और लेफ्ट होने की इजाजत देता है बस। मतलब गर्दन वाला जो ज्वाइंट है हमारा, कौन सा ज्वाइंट है? पीवट ज्वाइंट है। ठीक है। एक और हमारे अंदर ज्वाइंट होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइंडिंग ज्वाइंट। ग्लाइंडिंग ज्वाइंट क्या होता है? इसमें बोन बोन के ऊपर चलती है। जैसे रिस्ट वाला जो ज्वाइंट होता है ना, एक ग्लाइंडिंग ज्वाइंट होता है हमारा। इस प्रकार इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैं वापस से बेस पे आ गया, आपको आर्थो के बेस पे लेके चल रहा हूँ। हमने स्पाइन के बारे में समझा, लेकिन मैं थोड़ा सा वापस से जो है आर्थो के बेस में आ गया। अब देखो इनके अंदर बीमारियां क्या क्या होती है। ज्वाइंट की जब बात करते हैं, हम आर्थो की बात करते हैं, बोन की बात करते हैं, कार्टिलेज की बात करते हैं, लिगामेंट की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे लोगों को गलतियां करते हुए सुना है, और शायद आप भी कनेक्ट हो पाए। आप अधिकतर बात करते हैं कि जो है स्ट्रेन स्प्रेन हो गया हमारे लिगामेंट के अंदर, क्या हो गया। आपके पास कोई पेशेंट आ गया तो आप बोलते हो कि यार आपको जो ये एंकल ज्वाइंट में दर्द हो रहा है, इसका कारण है कि आपको स्ट्रेन स्प्रेन हो गया। तो आप देखिएगा, इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके लिए मजेदार चीज बताने वाला हूँ कि जो स्प्रेन होता है ना, वो लिगामेंट में खींचने को बोलते हैं। टेंडन और मांसपेशियों में खिंचा होगा ना, वो स्ट्रेन होगा। जो स्प्रेन होता है ना, वो केवल लिगामेंट में होता है। वो सारे लोग गलती कर लेते हैं, जहां लिगामेंट खिंचाएंगे ना उसी को स्प्रेन कहेंगे हम लोग। और जो स्ट्रेन होता है ना, मेडिकल साइंस में उस भाषा का यूज केवल मांसपेशियों और टेंडन में जब खिंचा होता है तब स्ट्रेन का यूज किया जाता है। इन दोनों में फर्क है, थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा आप ये। चलिए एक बार वापस से क्लियर कर दीजिएगा, मेरी आवाज क्लियर है? मजा आ रहा है आपको? मेरी आवाज सही आ रही है आपके पास में? चलिए, अशोक जी ने बोला बढ़िया है ना, तो बढ़िया आवाज है, मतलब मेरी शानदार आवाज है। धन्यवाद आप लोगों का। मेरा पूछने का मतलब था मेरी आवाज सही आ रही है ना, लेकिन मजेदार भी बहुत अच्छा है। तो हमने बात करी कि यार हमारा आर्थो जो ज्वाइंट है वो किस तरीके से जो है वो व्यवस्था होता है। एक फ्रीली ज्वाइंट होता है, एक साइड सा घूमने वाला ज्वाइंट होता है, और एक फ्रीली मूवेबल वाला ज्वाइंट होता है, और एक ऐसा फिक्स वाला ज्वाइंट होता है जो मूव नहीं करता है। उसके अंदर भी अलग अलग ज्वाइंट होते हैं। एक बाल और सॉकेट वाला होता है, एक हिंज ज्वाइंट होता है, एक पिवट वाला ज्वाइंट होता है, और एक ग्लाइंडिंग ज्वाइंट होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझे कि आखिरकार ये आर्थो के अंदर परेशानी क्या क्या आती है। एक तो मैंने बता दी स्ट्रेन स्प्रेन आता है, लेकिन आपको ये बता भी दी कि स्ट्रेन और स्प्रेन क्या है। स्प्रेन लिगामेंट के लिए है और स्ट्रेन मांसपेशी और टेंडन के लिए। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब लिगामेंट के अंदर कुछ होता है तो स्प्रेन होता है, और मांसपेशी और टेंडन के अंदर कुछ होता है तो स्ट्रेन होता है। ठीक है।
उसके अलावा क्या होता है, देखो फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर क्या है, आप मनुष्य उसके ऊपर काबू नहीं रख सकते हो। कुछ कारण तो होते हैं, कुछ असावधानियां तो हमसे भी होते हैं, बहुत बार हमारी गलतियों के कारण भी हमारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन 100% हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, हम उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते, वो चीज घटी जाती है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि गठिया हो जाता है, गाउट हो जाता है, उसमें रूमेटाइड अर्थराइटिस आ जाता है, अर्थराइटिस आ जाता है, सोराइटिक अर्थराइटिस आ जाता है ना, सेप्टिक अर्थराइटिस आ जाता है। तो एक सेप्टिक अर्थराइटिस हो गया और एक रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया। तो आप इसको जब थोड़ा डीप में जाएंगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यार शरीर के अंदर दो ही तरह की बीमारी है, तो बाहर से कोई बीमारी आए या हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी आए, तो शरीर के अंदर से दो रास्ते बीमारी आने के, या तो किसी पोषक तत्व की कमी हो गई है ज्वाइंट के पास में, या तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या वो सही तरीके से पोष नहीं रहा, कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके पास पोष नहीं पा रहा है, इसलिए उसमें डिजेनरेशन आ रहा है, वो एजिंग के अकॉर्डिंग जल्दी से बढ़ रहा है, अपनी उम्र को जल्दी बढ़ा रहा है, इसलिए एक मरीज जो है वो पेनफुल है, वो पेनफुल कंडीशन में वो दर्द से कर्रा रहा है। एक उसका कारण ये है। दूसरा एक कारण होता है, जैसे कुछ बीमारी होती है, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस एक बीमारी होती है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी की वीकनेस के कारण से, या फिर हमारी इम्यूनिटी के कुछ गड़बड़ी के कारण, जैसे ओवर एक्टिव हो गई, या तो उसकी ओवर एक्टिव होने के कारण से, या फिर क्या हुआ कि जो है हमारी जो इम्यूनिटी है वो ओवर एक्टिव हो गई या सिलेंडर हो गई, उसने काम करना ही बंद कर दिया, तो भी हमें जो है ये इस तरह के इन्फेक्शन वाली बीमारी आ सकती है। तो ये अलग अलग कारण होते हैं जिसके कारण से जो है एक इंसान को बीमारी आती है, मतलब दो विशेष प्रकार जो अंदर से आते हैं, या तो पोषक तत्वों की कमी या इन्फेक्शन, ये दो चीजें हैं। अब आपने सुना होगा कि यार पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हमने पढ़ा है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, देखिए आप जो मजेदार चीज आने वाली है ना, वो अब आने वाली है। मतलब अभी तक आपने शायद उस पर कभी गौर ही नहीं किया होगा, आपके पास कभी ध्यान नहीं गया होगा, और मुझे विश्वास है कि 80 से 90% लोगों को वो बात अभी तक पता ही नहीं होगी। वो डाइजेशन को जानते होंगे, लेकिन वो बात को नहीं जानते जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उस बात को नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दो कारण है हमारे शरीर में, या तो डिजेनरेशन आया या हमारी इम्यूनिटी में फॉल्ट हो गया, जिसके कारण से हमारे ज्वाइंट में जो है हमें दिक्कत आने लगी। वो चाहे घुटने का ज्वाइंट हो, चाहे दूसरा ज्वाइंट हो, जो अंदर से आती है। बाहर से आने वाली चीजों को बता दिया, ट्रॉमा हो गया, किसी प्रकार की इंजुरी हो गई, उसके कारण से बाहर से आने वाली बीमारी हुई। अच्छा, ये जो मैं न्यूट्रिशंस की बात करता हूँ जहां पर, वहां न्यूट्रिशन कई चीजों से जुड़ा हुआ है, कई चीजें उसके ऊपर इफेक्ट करती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो मेन है, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कई चीजें इफेक्ट करती है, आपको इस बात को समझना होगा। तो एक तो हम इम्यूनिटी की बात करेंगे यहाँ पर, और दूसरी बात करेंगे हम लोग जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। देखिए, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो हमें एक चीज को समझना होगा, ये दोनों एक ही चीज से कनेक्ट है, ये दोनों एक ही चीज से कनेक्ट है। वो कनेक्ट है हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरियाओं से, हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से। ये कनेक्टेड है, हमारी इम्यूनिटी भी कनेक्टेड है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कनेक्टेड है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें मालूम है कि यार हमें लीवर को ठीक करना है, पेनक्रियास को ठीक करना है, हमें कोलेस्ट्रोल हार्मोन्स को ठीक करना है, सिक्रेटिन हार्मोन्स को ठीक करना है, पेप्सिन को सही से निकालना है, माइलेज को सही से निकालना है, हमारे स्टोमक के एसिड का मतलब पीएच का जो लेवल है, एचसीएल एसिड का जो लेवल है, पीएच जो जिसको हम बोलते हैं पीएच का जो लेवल है, वो सही होना बहुत जरूरी, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रूप से फंक्शन करेगा। लेकिन उसके अलावा भी जो एक इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो बैक्टीरिया और वायरस निभाते हैं, बहुत सूक्ष्म जीवी होते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी इम्यूनिटी दोनों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं आपको, बड़ी मजेदार लगेगी, बड़ी मजेदार लगेगी। आपने सुना होगा आजकल बड़ा चर्चा में है कि हमारे पेट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और बैक्टीरियाओं की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन आपने शायद ये सुना होगा कि कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कितने मात्रा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं हमारे पेट के अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मैनेज करने के लिए। यदि हम उसको किलो से तोलने जाए ना, जुड़ना आप मेरी बात से, बड़ी जबरदस्त बात है, अपने पेशेंट के साथ शेयर कर सकते हैं आप लोग, और ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपको ये उस बात के लिए अपने शरीर का शुक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिसके लिए आपका शरीर लगातार इतना काम करता रहता है। लगभग
1.5 किलो से 2 किलो तक बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। आजकल तो नई नई रिसर्च बताती है, बोले आपका डाइजेस्टिव गट हेल्थ और आपका जो ब्रेन वाला हेल्थ है ना, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपके यदि गट वाले जो बैक्टीरिया वो परेशान होते हैं ना, तो आपका दिमाग भी परेशान होता है। ऐसा कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई बैड हैपनिंग नहीं हुई है, सब कुछ सही चल रहा था और आपके शरीर को बुरा लग रहा है, तो भी आप बुरा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपका गट खराब है, मतलब आपका गट खराब है। तो ये जो बात है ना, वो हमारी इम्यूनिटी से भी जुड़ी है। ये बैक्टीरिया और वायरस की बात केवल यही नहीं है, हमारी इम्यूनिटी से भी जुड़ी है और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से भी जुड़ी है। यदि आपकी गट हेल्थ ठीक रहेगी तो आपका इम्यूनिटी ठीक रहेगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो इम्यूनिटी से जुड़ी हुई। थोड़ी सी हम बात बैक्टीरिया के बारे में कर लेते हैं। लगभग लगभग हमारा शरीर जो है ना, वो 350 खरब के आसपास जो है सेल्स से मिलकर बना हुआ है। करीब करीब 350 खरब, मतलब 35 ट्रिलियन सेल से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। ये सब मनुष्य ने अभी तक खोजा है। कुछ संख्या पहले कम थी, अब बढ़ गई और हो सकता है आने वाले समय में और बढ़ जाए। लेकिन अभी मनुष्य इतनी रिसर्च कर चुका है, 350 खरब, अरब खरब, 350 खरब सेल्स हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, ये ह्यूमन सेल्स होते हैं। आपको लगता है केवल इतने सेल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर? देखो, आपको फिर मजा आने वाला है। एक जबरदस्त चीज मैं आपको वापस बताने वाला हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। ये आपको पेशेंट को भी बताओगे ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा। हम देखो आश्रित है, हम, हमारा जीवन क्या दूसरे के ऊपर आश्रित है। हमारे लिए लगातार बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं लगातार इसलिए कहता हूं कि आप धन्यवाद देने की प्रोसेस को बढ़ा लें, क्योंकि आप अकेले में नहीं हूं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं। आप केवल 350 खरब है, लेकिन यदि आपके शरीर की, पूरे शरीर की बात की जाए ना, तो इसके अंदर लगभग लगभग 4200 खरब सेल्स होते हैं। कितने खरब सेल्स होते हैं? 4200 खरब सेल्स होते हैं। जहां मैं 350 खरब की बात कर रहा था, वहां 4200 खरब मैंने कैसे बढ़ा दिए? बाकी की जो सेल्स होते हैं ना, वो हमारे शरीर में बैक्टीरिया और वायरस के सेल्स होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीवी के सेल्स होते हैं। हमारे जो हमारे जो खुद के सेल्स होते हैं, जो ह्यूमन सेल्स होते हैं ना, वो केवल 35 ट्रिलियन होते हैं। लेकिन जब हम पूरे सेल्स की बात करते हैं, जो हमारे पूरे शरीर से बना हुआ है, जो पूरा शरीर हमारा बना हुआ है, ह्यूमन सेल्स को छोड़ दें, हम पूरे शरीर को यदि हम देखना चालू कर दें, तो 420 ट्रिलियन, मतलब करीब करीब 4200 खरब सेल से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। कहाँ 350 खरब और कहाँ 4200 खरब, मतलब 10 गुना ज्यादा। मतलब हमारा अस्तित्व में केवल 10% का है, बाकी 90% तो आपके लिए दूसरे लोग काम कर रहे हैं। 90% तो आपके लिए दूसरे व्यवस्था काम कर रही है। आपके सेल्स को सही रखने के लिए 90% दूसरे सेल्स काम कर रहे हैं। हमारे ह्यूमन सेल्स केवल और केवल जो है आपके शरीर के अंदर 10% है। जब मैं सेल्स की बात करता हूं तो केवल 10% ह्यूमन सेल्स है, बाकी के सारे सेल्स तो कौन से हैं? आपके बैक्टीरिया और वायरस के। अच्छा, आपको ये पता है, देखिए ये है ना, बहुत डीप इनसाइड है। ये सारी आपको डी ऑर्थो की क्लास की तरफ ले जाएंगे, लेकिन ये बेस तैयार कर रहा हूं। आपको तो पता है, मैं वो किसान हूं जो बिना खेत तैयार करके फसल नहीं बोता हूं। ये खेत तैयार करने की व्यवस्था है कि आपको जब है ना आपके डाइजेस्ट सिस्टम और इम्यूनिटी का मालूम होगा ना, तब आप रूमेटाइड अर्थराइटिस को समझ पाएंगे, जब आप ज्वाइंट की परिभाषा को समझ पाएंगे, जब आप डीजनरेशन को समझ पाएंगे। मजा आ रहा है? मजा आया? 2 किलो, 2 kg बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर होते हैं। अच्छा, एक बढ़िया मजेदार और बात बताऊं, एक बहुत बढ़िया बात बताऊं। हमारे मुंह में है ना, जो टंग में होते हैं ना, जो मुंह में होते हैं ना, इसमें 700 से ज्यादा प्रजाति के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। 700 से ज्यादा प्रजाति के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बता, देखो आप, बैक्टीरिया से पूरा शरीर घिरा हुआ है। और पता कितने पाए जाते हैं? पता है? चलो उसकी बात छोड़ो, एक दांत के अंदर कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं पता है आपको? 1000 से लेके 1 लाख तक बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो दांत की सुरक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद होते हैं। हम गलत तरीके से ब्रश कर करके उनको घिस घिस के निकाल देते हैं, उसकी बात चर्चा बाद में करेंगे। हमारे मुंह के अंदर लगभग लगभग 100 अरब से लेके 10 खरब तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। 100
100 अरब से लेके 10 खरब तक बैक्टीरिया हो सकते हैं हमारे मुंह के अंदर की बात करें तो। हमारे ब्लेडर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, हमारी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं। और हमारा जीवन लगातार उन बैक्टीरिया का विरोध करा जा रहा है। हाथ को फटाफट धो लेते हैं और हमें हमारे ऊपर पॉलिशिंग हो गई। क्या पॉलिशिंग हो गई कि बैक्टीरिया आपके जीवन के लिए बहुत खराब है। अरे कैसे खराब है? मेरे शरीर का 90% भाग तो बैक्टीरिया का ही है। मेरे शरीर का 90% भाग तो बैक्टीरिया का ही है। आया मजा? आया आपको? मजा आया आप लोगों को? ये सारा आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ जो है आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, जो हमारा आयुर्वेदिक का जो साइंस है ना, वो बीमारियों को 5 लेवल पे डिवाइड करता है। मतलब कोई भी बीमारी की शुरुआत होती है ना, तो 5 लेवल पे बताता है कि बीमारी की शुरुआत इन 5 लेवल से होकर गुजरती है, तब जाके वो डेंजरस का रूप लेती है, वो डेंजर का रूप ले लेती है। अच्छा, कुछ सेल्स के बारे में और बात कर लें, बैक्टीरिया सेल्स के बारे में बात कर लें, कुछ और बात कर लेते हैं। सेल्स मतलब बैक्टीरिया और वायरस के बारे में और बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर इस विषय में आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग तो तैयार है, मुझे पता है। तो देखो, पृथ्वी में जो हमारे आसपास है ना, इसमें कितने तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे हमने नाम सुना कोरोना का, ये एक सेल्स है। ऐसे कई तरह के नाम हमने सुन रखे, स्ट्रेप्टोकोक्सिनम का नाम हमने सुन रखा है। ऐसे कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। कितने होते हैं पता है आपको? 10 की पावर 31। यदि 10 के पीछे 31 जीरो और बढ़ा दिया जाए, इतने हमारे आसपास जो है बैक्टीरिया होते हैं। इतने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। और आपको एक बहुत मजेदार चीज बता दूं, एक शानदार चीज बताता हूँ, बहुत मजेदार चीज बताता हूँ। मैं केवल आपको ये सारी चीज क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड, मतलब आप कृतज्ञ हो किसके प्रति? आपके शरीर के प्रति, जो इतनी जबरदस्त व्यवस्था वो निभाता। और यदि आप अपने पेशेंट को इस कृतज्ञता वाले माहौल में लेके आ पाए ना, तो आपका पेशेंट जो आर्थो से परेशान है, आर्थो की डिजीज से परेशान है, वो बहुत जल्दी जो है उसमें सुधार आएगा। तो 10 की पावर 31, मतलब 10 के पीछे 31 जीरो लगा दे, उसके आसपास हमारे जो शरीर घिरा हुआ रहता है, लेकिन तो भी हमारा शरीर जो है इससे सुरक्षा कर लेता है। एक बढ़िया मजेदार और बात बताने वाला था, मैं कोरोना की बात कर रहा था। तो पता है आपको, जितने भी वायरस होते हैं ना, हमारे जो WBC सेल्स होते हैं ना, जैसे कोरोना का वायरस की बात करते हैं, तो उससे हमारा WBC जो है हमारा, वो 1 लाख गुना ज्यादा ताकतवर होता है। 1 लाख गुना ज्यादा ताकतवर होता है किसी भी बाहर के वायरस और बैक्टीरिया से। हमारे शरीर के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे शरीर के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे शरीर का मैकेनिज्म होता है, डिफेंस का मैकेनिज्म होता है, उसके जो सेल्स होते हैं ना, वो इनसे 1 लाख गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर क्वेश्चन ही पैदा होता है कि फिर हम बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि हम हमारी इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रख पाते हैं। क्यों ध्यान नहीं रख पाते? क्योंकि हमें उस चीज का प्रॉपर रूप से सही नॉलेज नहीं पता है। यदि हम उसका नॉलेज पता कर लेना, तो उसके बारे में उसका ध्यान रखना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। उसका ध्यान रखना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो हमारे लिए 2 बीमारी की बात कर रहे थे हम, एक तो डिजेनरेटिव डिजीज की है और एक इन्फेक्टिव डिजीज की है, जो हमारी इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। एक इन्फेक्शन हो गया, वीक हो गया इन्फेक्शन, तो TB वगैरह हो गई। एक जब ये इन्फेक्शन हमारा जो इम्यूनिटी है वो बहक गई थोड़ी सी, तो फिर हमें रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस हो गया, या कैंसर हो गया, या फिर कैंसर हो गया। हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हमें इन्फेक्टिव डिजीज है, सेप्टिक आर्थराइटिस है। और यदि हमारी इम्यूनिटी बहक गई
तो फिर और खतरनाक बीमारियां हैं। आरए हो गया, सोराइटिक अर्थराइटिस हो गया, रूमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, एंकाइलोजिंग स्पोंडोलाइटिस हो गया, ये सब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आते हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में होती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के बहकने के कारण से आती है। किसके कारण से आती है? हमारे इम्यून सिस्टम के बहकने के कारण से आती है। आप जुड़ पाए इतनी चीजों से, कनेक्ट हो पाए मेरे अंदर, मेरे साथ में? बता दीजिए थोड़ा सा। मजा आया आपको? ये जान के मजा आया कि 2 किलो बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर के अंदर। जो हम में करते थे कि वो लोग 10% ही है, बाकी 90% तो और कुछ व्यवस्था है हमारे शरीर की। और आपको ये कृतज्ञता, जब आपका जीवन किसी और के ऊपर निर्भर है, जो आप खड़े हो वो स्वयं खुद आप नहीं हो, आप दूसरे के ऊपर निर्भर हो, तो हमारा ईगो यही खत्म होता है और हम हर व्यवस्था के प्रति जो है कृतज्ञवान बनते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो हम फिर तो जी नहीं पाएंगे ना। चलिए हम 2 चीजों को समझेंगे यहाँ पे, एक इम्यूनिटी को समझेंगे और हमारे एक डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। तो थोड़ी सी बात पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की कर लेते हैं, फिर बात करेंगे हम जो हमारी इम्यूनिटी की। डाइजेस्टिव सिस्टम की थोड़ी सी बात करेंगे, इम्यूनिटी की थोड़ी ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में डिजेनरेटिव डिजीज है और एजिंग फैक्टर के कारण से आती है। कभी कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आ जाता है, जो भी एक डिजेनरेटिव डिजीज एक तरीके से देखी जाए तो अर्ली एज में आता है, तो वो एक डिजेनरेटिव डिजीज है। मतलब हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो रही है और हमारे शरीर के अंदर लॉस हो रहा है, हमारे सेल्स मर रहे हैं, जिसके कारण से एक पेशेंट पेनफुल कंडीशन में जा रहा है। और वो डिजेनरेशन जो जल्दी से बढ़ रहा है, उसका कारण हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है। डाइजेस्टिव सिस्टम को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं थोड़ी सी अलग हटके बात कर रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए हमें थोड़े से बैक्टीरियाओं को समझना पड़ेगा। अब ये 2 किलो बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? 2 किलो बैक्टीरिया हमारी आंतों के अंदर पाए जाते हैं। और हमारे जो आंतों की जो इन्वायरमेंट होती है, जो सेल्स होते हैं, उनके बीच में और हमारे भोजन के बीच में एक लाइनिंग कवर करते हैं। क्या कवर करते हैं? एक लाइन कवर कर देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। मतलब हमारा जो सरफेस है, जो हमारे मसल्स का सरफेस है इंटेस्टाइन की, उसके ऊपर एक सरफेस आ जाता है जो बैक्टीरियाओं से भरा हुआ रहता है। उसके बाद हमारा भोजन आता है। मतलब आपने कुछ भी भोजन खाया तो आपके सेल्स तक कहाँ पहुंचेगा? इन बैक्टीरियाओं से गुजरने के बाद पहुंचेगा। इन बैक्टीरियाओं को विशेषकर हम क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। अब एक चीज मैं आपको साथ में और बता दूं, एक चीज और जोड़ देता हूं साथ में, कि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ना, यदि हम बाहर से खाते हैं ना, तो हमारे पेट का HCl एसिड इतना खतरनाक होता है कि वो कब किसी प्रोबायोटिक्स खा लो, 99% चांसेस है कि आपके जो प्रोबायोटिक्स है उनको खत्म कर देगा, यदि आप बाहर से ओरल रूप से खाते हैं तो। लेकिन परमात्मा ने एक व्यवस्था करके रखी है, आजकल नई रिसर्च हुई है, बहुत रिसर्च चल रही है इसके बारे में। आपके अपेंडिक्स के अंदर प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं और समय पर आने पर वो वापस से इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। जब जब आपके इंटेस्टाइन में जो है प्रोबायोटिक्स की कमी होती है, गुड बैक्टीरियाओं की कमी होती है, तो आपका अपेंडिक्स फंक्शन करता है और प्रोबायोटिक्स को इंटेस्टाइन में ले आता है। इसलिए मैं अधिकतर लोगों से बोलता हूं कि जब भी वो फास्ट ट्रीटमेंट दे या नॉर्मल ट्रीटमेंट दे, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट में देखो पेन आता है, गाल आता है, स्प्लीन आता है, लीवर आता है, म्यूकस आता है, हम वहां पूरा कर देते हैं। लेकिन जो पहले वाला नॉर्मल ट्रीटमेंट था ना, उसमें राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी भी आता था। तो यदि आप पेट को सुधारना चाहते हैं तो आप अपेंडिक्स को जरूर सुधारें। मतलब आप राइट ओवरी जरूर दें, हालांकि राइट ओवरी दे रहे हैं तो आपको लेफ्ट ओवरी भी देना है। लेकिन यदि आप डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से सुधारना चाहते हैं तो फास्ट ट्रीटमेंट में राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी देना ना भूले। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो अपना म्यूकस के पास में जाके ट्रीटमेंट को क्लोज कर देते हैं, वो राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी नहीं दे रहे। वो ठीक तो डाइजेस्टिव सिस्टम को कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है अपने अपेंडिक्स के पास में ब्लड की सप्लाई बढ़ाना भूल गए। और अपेंडिक्स खजाना है प्रोबायोटिक्स का, प्रोबायोटिक्स का खजाना है। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि यार ये प्रोबायोटिक्स क्या होता है, मतलब प्रोबायोटिक्स क्या होता है और ये क्या आखिरकार हमारे। देखो एक चीज तो समझ में आ गई आपको, ये भोजन है, ये प्रोबायोटिक्स की लेयर है, बैक्टीरिया की लेयर है, और हमारी ये जो आंत है। तो हमारा प्रोबायोटिक्स का इसलिए दिया गया कि जो भी हम खाना खाते हैं ना, उसके अंदर से विटामिन को अवशोषित करने का, अच्छी चीजों का अवशोषित करने का सारा काम जो करते हैं ना, उसको पचाने का, उसको डाइजेस्ट करने का, सड़ाने का, उसको सही लेवल तक पहुंचाने का जो काम करते हैं ना,
वो सारे बैक्टीरिया करते हैं, वो हमारे प्रोबायोटिक्स होते हैं। यही विटामिन B12 को बढ़ाते हैं, यही दूसरे विटामिन को बढ़ाते हैं, यही हमारे भोजन को सही स्थिति में ले जाते हैं कि हमारा भोजन इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे ब्लड के अंदर पहुंचे और हमें न्यूट्रिशंस के लेवल पे पहुंचाए जो हमें डीजेनरेटिव डिजीज से बचाए। पहुंच गए ना हम डीजेनरेटिव डिजीज पे। तो डीजेनरेटिव डिजीज की जो शुरुआत होती है ना, उसका बहुत बड़ा जो पार्ट है ना, वो प्रोबायोटिक्स से जुड़ा हुआ रहता है, प्रोबायोटिक्स से जुड़ा होता है। आपने कहीं नहीं सुना होगा ये प्रोबायोटिक्स के बारे में, कितने आपने सुने होंगे, तो शायद कहीं नहीं सुना होगा। इस तरीके से मैं जब इसको डिकोड कर रहा हूं तो आपने कहीं नहीं सुना होगा। आपको मजा आ रहा होगा, एक बार बता दो सबको मजा आ रहा है इस बात को लेके। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़े ही लोगों ने बताया, थोड़े ही लोगों को मजा आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं आ रहा क्या? 200 लोग जुड़े हमारे साथ में, एक बार बता दो, मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आएगी, मैं आपको और मजे से बता पाऊंगा। देखो मेरी क्लास आप लोगों के कारण चलती है, मैं बोल पाता हूँ आप लोगों के कारण बोल पाता हूँ, मैं आप सब लोगों को बहुत याद करता हूँ और मेरी एनर्जी के कारण भी आप सब लोग हो। तो वापस से आते हैं हम। तो ये प्रोबायोटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसके लिए हमारी अपेंडिक्स के पास में ब्लड सप्लाई होना बहुत जरूरी है, मतलब राइट ओवरी लेना बहुत जरूरी है हमें, क्या हमारा अपेंडिक्स सही से काम करे। अच्छा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, प्रोबायोटिक्स को भोजन नहीं मिल पाता, प्रोबायोटिक्स के भोजन को बोला जाता है प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स काम करते हैं और इनका जो भोजन होता है वो होता है प्रीबायोटिक्स, है ना। एक और भी चीज आजकल नई इंट्रोड्यूस हो रही है, नया चीज पढ़ रहे हैं पोस्टबायोटिक्स के बारे में। मतलब जब ये बैक्टीरिया काम करते हैं और एक नई अलग अलग चीजें बना लेते हैं और वो जो उसका या तो वेस्ट मटेरियल या उसने जो मटेरियल बनाया है उसको हम पोस्टबायोटिक बोलते हैं, पोस्टबायोटिक बोलते हैं। एक प्रीबायोटिक हो गया जो प्रोबायोटिक्स का भोजन है। तो देखो हमें यदि नी के अंदर या दूसरे ज्वाइंट के अंदर डीजेनरेटिव डिजीज नहीं चाहिए तो हमें हमारे प्रोबायोटिक्स के लेवल को अच्छा रखना पड़ेगा। अब प्रोबायोटिक्स के लेवल को अच्छा रखने के लिए क्या जरूरी है, मैंने बता दिया, आपके अपेंडिक्स को बहुत अच्छा रखो, सबसे जरूरी पार्ट है, क्योंकि आप खाओगे ना इतना मजा नहीं आएगा जितना आपके शरीर के अंदर मौजूद है। हम ताकत अंडे के अंदर से बाहर निकालते हैं, अंडे अंदर से टूटे तो जीवन होता है और बाहर से टूटे तो जीवन नहीं होता है, मरण होता है। तो अंडा अंदर से टूटना चाहिए। ऐसे ही हम अपेंडिक्स जो है प्रोबायोटिक के लेवल को बढ़ाते हैं, ये हमारी न्यूरोथेरेपी की महानता है। अब एक दूसरी चीज जो प्रोबायोटिक्स के लिए हेल्प करती है वो होता है फाइबर। हम खाना खाते हैं हमारे लिए कि हमारे सेल्स के पास में जाए, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो 90% और ज्यादा चीज है उसके लिए भी तो भोजन देना पड़ेगा ना, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। देखो ये दो चीजों से जुड़े हुए, आपके प्रोबायोटिक से जो जुड़े हुए हैं ना, ये दो चीजों से जुड़े हुए हैं। एक तो आप उनको भोजन खिला रहे हो कि नहीं खिला रहे हो, उनका भोजन दो प्रकार से, ये आपके शरीर से दो तरीके से जुड़े हुए। एक तो आपके भोजन से जुड़े हुए हैं, आप इनके लिए भोजन करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, और दूसरे आपके थॉट से जुड़े हुए। देखिए बहुत मजा आने वाला है क्लास में, आपने आज तक कहीं सुना नहीं होगा। थॉट से जुड़े हुए, आपके विचारों से जुड़े हुए। आपके जो ये गट्स के बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको बहुत ज्यादा असर पड़ता है आपकी फीलिंग्स से। यदि आप लगातार किसी की कंप्लेनिंग मूड में होते हैं, कंप्लेन करते हैं या किसी से ईर्ष्या दिखाते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं किसी व्यक्ति को, क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं लोग बाग आजकल, तो फिर आप जो है प्रोबायोटिक को नुकसान पहुंचा रहे हो। कैसे है, मैं मेडिकल साइंस की भाषा में उसका उदाहरण दूंगा आपको कि कैसे आपके गट से रिलेटेड है और आपके पूरे जीवन से रिलेटेड है। ये जो मैं थॉट की जो विचारों की बात कर रहा हूँ वो पूरे गट से रिलेटेड है, मैं इसको आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले थोड़ी बात फाइबर की कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फाइबर की। देखिए हमारे जो प्रोबायोटिक से हमारे जो बैक्टीरिया है ना, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज जो है ना, उसके लिए जो सबसे बढ़िया चीज जो है ना, वो ऐसा भोजन है जो आसानी से सड़ पाए। एक तो उसका भोजन हो गया फाइबर, आप फाइबर दे दो तो उसको भोजन मिल जाएगा। अब फाइबर कौन सा देना आप, इसका सिंपल सा लॉजिक है। जिन चीजों को आप कच्चा खा सकते हो, जिन चीजों को आप कच्चा खा सकते हो, जिनके अंदर कम से कम 25 से 30% पानी की मात्रा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो,
वो सब प्रीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं। वो सारा फाइबर हमारे गुड बैक्टीरियाओं के लिए, हमारे जो गुड बैक्टीरिया उनके लिए अच्छा होता है। तो अधिकतर व्यक्ति क्या कर रहा है पता है, आज प्रोबायोटिक्स के पीछे भाग रहा है, कांजी पी रहा है प्रोबायोटिक्स बढ़ाने के लिए। लेकिन प्रोबायोटिक्स से ज्यादा जो जरूरी चीज होती है ना, वो प्रीबायोटिक्स होता है। क्या होता है वो प्रीबायोटिक्स होता है। और प्रीबायोटिक्स जो है वो सबसे बढ़िया सोर्स है, जो प्रीबायोटिक्स का वो सोर्स है वो भोजन जिसके अंदर, जिसको बिना पकाया खाया जा सकता है, और जिसके अंदर 20 से 25% से ज्यादा पानी की मात्रा हो। चाहे आम हो गया, चाहे कुकुम्बर हो गया, चाहे प्याज हो गया, चाहे वो सीताफल हो गया, चाहे वो मौसम्बी हो गया, चाहे संतरा हो गया, ये सब जो है आपके गुड बैक्टीरियाओं का भोजन होता है, प्रीबायोटिक्स की तरह काम करता है। कुछ चीजें विशेष होती है इसमें, जैसे केला हो गया, वो बहुत अच्छा प्रीबायोटिक्स होता है, वो बहुत अच्छा प्रीबायोटिक्स होता है। उसके अलावा कुछ घर में चीजें बनाते हैं, जैसे कि हम इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ये भी सब हमारे शरीर के अंदर प्रीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं। मतलब उसको हेल्प करते हैं हमारे भोजन को पचाने के लिए, प्रोबायोटिक्स को हेल्प करते हैं। तो एक तो हो गया आपका फाइबर, मैंने फाइबर का सोर्स बता दिया आपको। वो सारा भोजन जो आप कच्चा खा सकते हो, बिना पकाए खा सकते हो, वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोबायोटिक्स होते हैं, और जिनके अंदर पानी की मात्रा भी मिली हो। अब पता हम नुकसान क्या करते हैं इन बैक्टीरियाओं को, इनकी जो लेयर है ना उसको हम डैमेज कर देते हैं, इनको हम मारने का प्रयास करते हैं दो तरीके से, एक तो हमारे विचारों के द्वारा और एक हमारे भोजन के द्वारा। कौन सा भोजन है जो इन प्रोबायोटिक्स को मारता है, जो इतनी हेल्प करते हैं हमारी, उनको डैमेज करने का काम करता है, उनको डैमेज करने का काम करता है। तो उनको डैमेज करने का जो काम करता है ना, वो सारा भोजन जिसमें पानी की मात्रा कम पाई जाती है, पहली चीज जिसमें पानी की मात्रा कम पाई जाती है, और दूसरी वो चीजें जो सड़ने के लिए लंबा समय लगाती है, जो सड़ने के लिए लंबा समय लगाती है, जिनमें पानी की मात्रा कम पाई जाती है और जो सड़ने में लंबा समय लगाती है। अब बहुत सारे क्वेश्चन पैदा होंगे दिमाग में नए नए तरीके के, मैं उसका आंसर देने वाला हूं। देखो आप, ऐसी कौन सी चीजें जो जल्दी खराब नहीं होती, एक शक्कर जो जल्दी कभी खराब नहीं होती, सालों तक पड़ी रहेगी, मीठी रहेगी, उसका स्वाद वैसे ही रहेगा। और बहुत सारी चीजों में हम शक्कर मिलाते हैं, शक्कर एक तरह का प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है। और बहुत सारे ऐसे फूड्स, आजकल लस्सी आती है पैक्ड वाली, जिनके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, वो सड़ती नहीं है, जो लंबे समय में सड़े, वो सब आपके प्रोबायोटिक्स की जो लेयर होती है, जो बैक्टीरियाओं की लेयर होती है, उसके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। तो यदि आप डिजेनरेटिव डिजीज नहीं चाहते हैं और आपका पेशेंट नहीं चाहता है, तो आप उसको एजुकेटेड करिए कि भैया आपकी लेयर को बताइए बचाइए, और लेयर को बचाने के लिए आप ऐसा भोजन मत करिए जिसकी एक्सपायरी हो, जो बहुत लंबे समय में सड़ता हो, और जो है उसमें पानी की मात्रा कम हो। अब देखिए हम लोग गेहूं खाते हैं, पता है आपको, हम लोग गेहूं खाते हैं, लेकिन हम गेहूं के रूप में क्यों नहीं खाते पता है? क्योंकि गेहूं सड़ता नहीं है। जब वो गेहूं के रूप में होगा ना तो सड़ेगा नहीं। तो मनुष्य की आप समझदारी देखिए आप, उसने वो भोजन जो स्टोर करके रखा था, उसको सही समय पे भोजन नहीं मिल पा रहा था, वो अब उस भोजन को खाने के लिए उसको क्या कर रहा है, पहले सड़ने योग्य बना रहा है। सड़ने योग्य बनाने के लिए क्या कर रहा है मालूम? उस गेहूं को पीस रहा है, उसका आटा बना रहा है, उस आटे में पानी मिला रहा है। देखो आटा बना लिया तो भी वो सड़ेगा तो सही, गेहूं से जल्दी सड़ेगा, लेकिन यदि उसमें पानी मिला दिया जाए तो वो और जल्दी सड़ जाएगा। क्या होगा? और जल्दी सड़ जाएगा। जैसे कि आप एक गेहूं को 4 दिन के लिए बाहर रख दो, उसके ऊपर फंगस आएंगे? 90% चांसेस नहीं आएंगे। उसी एटमॉस्फेयर में आप जो है 2 रोटियां रख दो, उसके ऊपर फंगस आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। बदबू करने लग जाएगी, करने लग जाएगी। तो वो सारा भोजन हमारे लिए बहुत अच्छा है जो सड़ सकता है। चावल खराब हो सकते हैं, हम खा सकते हैं। तो पता है, अच्छा चावल को आप जब तक नहीं पकाएंगे जब तक खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते हो। आप पानी की मात्रा भी उसके अंदर मिलाओगे और आप जो है उसको सड़ने योग्य मिलाओगे, तो वो सारा भोजन हमारे बैक्टीरियाओं को नुकसान नहीं करता, हमारे प्रोबायोटिक्स को नुकसान नहीं करता है। जो सड़ सकता है, जो सड़ नहीं सकता है, वो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। तो फिर कैसे आप एक्सपायरी चीज का सेवन कर सकते हैं? कैसे बच्चों को आप जो है वो
सॉस, जो टमाटो सॉस, वो कैसे दे सकते हैं? क्योंकि उसके ऊपर तो एक्सपायरी लिखी है, वो 6 महीने बाद डैमेज होने वाला है। सोचो ना यार, आपके बैक्टीरिया जो बेचारे बैठे हैं उन चीजों को पचाने के लिए, जब वो पचने योग्य नहीं होगी तो आपके बैक्टीरिया क्या होंगे? या तो आपके बैक्टीरिया उससे मरेंगे, या आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होंगे, आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस होगा और आपको कैंसर होगा। ऐसे जंक फूड भी आते हैं, जंक फूड जिनको बोलते हैं, वो भी हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत बुरे होते हैं, हमारे प्रोबायोटिक्स के लिए बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि जल्दी सड़ते नहीं, खराब नहीं होते हैं। आप लेके आओ, वो खराब ही नहीं होते। तो वो सारी चीजें जो खराब होने योग्य है, चाहे वो इडली हो, डोसा हो, खमन हो, उत्तपम हो, रोटी हो या चावल हो, वो हमारे शरीर के लिए सब ठीक है। लेकिन आप गेहूं खाते हो तो हमारे शरीर के लिए खराब है, चावल खाते हो तो हमारे शरीर के लिए खराब है। आप चावल को पका के खाते हो तो शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि वो सड़ने योग्य बन गया। तो हमारे पूर्वज लोग बड़े समझदार थे, इतनी बढ़िया बढ़िया बात सिखा दी उन्होंने हमें। डायरेक्ट गेहूं नहीं खिलाए, उनने हमें उस गेहूं को ऐसी परिस्थिति में बदला कि वो सड़ने योग्य पच जाए। उन्होंने बेचारों ने बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई और हमने पैकेट में ला ला के दूसरी चीजें बना दी। तो किसी भी भोजन को आप सड़ने से ना बचाएं, फ्रीज का उपयोग करना थोड़ा सा कम कर दें, प्रिजर्वेटिव वाली चीजों को खाना बंद करें। ये आपके लिए, ये प्रिजर्वेटिव मतलब सड़ने से रोकना, ये जब आपके इंटेस्टाइन में इकट्ठी होगी ना, तो आपके दूसरे भोजन को भी सड़ने से रोकेगी। जैसे कि आपने खाना खाया और फिर एक लस्सी पी ली जो प्रिजर्वेटिव थी, अब प्रिजर्वेटिव उसमें मिल गया तो पूरा खाना पचा पाएगा क्या? नहीं पचा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर प्रिजर्वेटिव डल चुका है। ये प्रिजर्वेटिव, शुगर भी इस तरीके से काम करती है। जैसे कि एक उदाहरण, आप मुझसे जुड़ना वापस से, वापस कनेक्ट होना। हमारे, आप लोगों के जीवन में भी ऐसा घटना घटती होगी। हमारे टाइम में क्या कहा जाता है कि यदि आपने मीठा खाया है ना, तो घर से बाहर मत निकलना, भूत प्रेत चिपक जाएंगे। क्या कहा जाता था? कि मीठा खाया ना तो आधे घंटे तक घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो भूत प्रेत चिपक जाएंगे। भूत प्रेत का मतलब समझते हैं? वो वायरस आपके ऊपर अटैक कर जाएंगे। क्योंकि क्या होता है पता है, जब आप शुगर खाते हैं ना, ये ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो आपके आंतों से लेके आपकी इम्यूनिटी को आधे घंटे के लिए ब्लॉक कर देता है। आप उसका रहस्य समझिए कि पुराने लोग इसलिए कहते थे कि मीठा खाने के बाद घर से बाहर नहीं जाना, मीठा खाया हो तो आधे घंटे तक घर पे रहना, नहीं तो बाहर जाओगे तो भूत प्रेत लग जाएंगे। किसी ने, काव्य जी ने लिखा है, चार रास्ते वाले पे मत जाना। वही मेरा कहने का मतलब है, वो घर से बाहर निकलने के लिए बोलते थे, क्योंकि बाहर बैक्टीरिया वायरस ज्यादा होते थे, वो आपके शरीर के ऊपर अटैक कर जाते थे, आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है आधे घंटे के लिए। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि ये थॉट वाला सिस्टम जो है, ये थॉट वाला जो सिस्टम है, ये किस तरीके से आखिरकार आपके प्रोबायोटिक्स के ऊपर, आपके शरीर के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरियाओं के ऊपर, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर और आपके डाइजेस्ट सिस्टम को इफेक्टिव करता है। आपको डाइजेशन का समझ में आया कि डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए हमें किन चीजों को नहीं खाना और क्या खाना है और क्यों खाना है? मैंने बड़ी सिंपल भाषा में आपको समझा दिया, बड़ी सिंपल भाषा में समझा दिया। जो चीज सड़ सकती है वो सारी अच्छी, हमारे खाने योग्य, वो हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज नहीं करती, और जो सड़ नहीं सकती वो सब खराब हमारे प्रोबायोटिक्स के लिए। और उनका भोजन उनको देना चालू कर दे जिसके अंदर 20% पानी की मात्रा हो और जिसको कच्चा खाया जा सकता हो, वो सब उनमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, और फाइबर ही प्रोबायोटिक्स का भोजन होता है। फाइबर ही प्रोबायोटिक्स का भोजन होता है। आया समझ में आपको? इतना मजा आया? थोड़ा सा बता दो मुझे, मजा आया? अच्छा, हम एक चीज बात करते करते बीच में रह गए थे कि वो जो आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस है वो किस तरीके से बीमारियों को आगे ले जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, आज के सेशन में करेंगे कि किस तरीके से ये चीजें होती है। लेकिन थोड़ा सा पहले हम बात कर लें इम्यूनिटी के बारे में। हमारी इम्यूनिटी के बारे में बात कर लें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए आपके पास तमाम चीजें हैं, जिसमें एक चीज में मैं और जरा सी जोड़ दूं, मैं बार बार जोड़ता हूं कि आप अपने भोजन से प्रेम करना शुरू कर दें, उसको खूब चबा चबा के खाएं, उसको बहुत मजे से खाएं। ये आपके प्रोबायोटिक्स को, देखो आपने एक खाना खाया, 2 बार चबाया, उसको पेट में डाल दिया, बेचारे प्रोबायोटिक उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, आपका एसियल एसिड उसको कुछ समझ ही नहीं पा रहा है क्या करना है, आपका पेनक्रियास, आपका लीवर कुछ समझ ही नहीं पा रहा। उसके अंदर टेस्ट था जो दिमाग के पास जाएगा और दिमाग अपने सलाइवा को
सिक्रेशन देंगे, प्रोबायोटिक्स को आदेश देंगे, पेनक्रियास को सिग्नल भेजेंगे, लीवर को सिग्नल भेजेंगे, इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया उस एहसास को समझेंगे, उसको पचाने के लिए डिजाइन करेंगे। लेकिन आपने 4 बार चबाया और पेट में खाना डाल दिया, हो गया सत्यानाश, राम नाम सत्य हो गया। आपने कई बैक्टीरियाओं का नाम राम नाम सत्य कर दिया, उनको मार दिया बेचारे को। तो आज से ही भोजन से प्रेम चालू कर दें। यदि आप डिजेनरेटिव डिजीज से बचना चाहते हैं और अपने पेशेंट को बचाना चाहते हैं तो गट हेल्थ का, बैक्टीरियाओं का ध्यान रखें और साथ साथ में जो है भोजन से प्रेम करना शुरू कर दें। इन 2 किलो बैक्टीरियाओं का थोड़ा ध्यान रखें। मजा आया आप लोगों को? बता दें एक बार फिर से, फिर हम वापस से थोड़ी सी जो है मैं थोड़ा सा आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये डिजेनरेटिव डिजीज थी, इसको मैं थोड़ा रूमेटाइड आर्थराइटिस से आपको जोड़ना चाहता हूँ कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सिलेंडर मोड में पहुंच जाता है, या फिर कंफ्यूजिंग स्टेट में पहुंच जाता है, या फिर ओवर एक्टिव करने लगता है, मतलब ज्यादा काम करने लगता है, जैसे एलर्जी हो जाती है लोगों को, तो किस तरीके से वो काम करने लगता है। इसलिए हमें थोड़ा सा इम्यूनिटी को समझना पड़ेगा। देखिए, इम्यूनिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, WBC बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा अलग तरीके से जो है इससे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा डिफरेंट वे में आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं अलग तरीके से आपको जो है इम्यून सिस्टम से जोड़ने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए, जो हमारी इम्यूनिटी है ना, अच्छा हाँ, एक चीज भूल गए थे हम, इम्यूनिटी बाद में आते हैं, पहले अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर आ जाते हैं कि थॉट प्रोसेस जो है वो किस तरीके से, एक मैं आपको साइंस का उदाहरण देने वाला था, किस तरीके से उदाहरण देने वाला था कि आपको, जब आपने देखा होगा ना कि हमारे आजकल ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, हमारे हार्ट एक जगह से एक इंसान के शरीर में से उठा के दूसरे इंसान के शरीर में डाल दिया जाता है, एक लीवर एक इंसान के शरीर से उठा के दूसरे इंसान के शरीर में डाला जाता है। तो एक जो लेने वाला आदमी होता है ना, जो लेने वाला होता है ना, उस आदमी को इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए पता है क्या दिया जाता है? पता है क्या दिया जाता है मालूम है? स्ट्रेस हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसका इंजेक्शन लगाया जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि जो स्ट्रेस है ना वो हमारी इम्यूनिटी को तुरंत सप्रेस करता है। तो जब हम एक आर्गन को दूसरे आर्गन में शिफ्ट करते हैं और शरीर उसको गलत नहीं समझ ले, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करने लग जाए, इसके लिए स्ट्रेस हार्मोन्स का यूज किया जाता है। सब डॉक्टर ऐसा नहीं करते, लेकिन कई डॉक्टर ऐसा करते हैं। मेडिकल रिसर्च बताती है कि स्ट्रेस हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि उसका इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए। मतलब सोचिए कि जो तनाव होता है ना, वो आपकी इम्यूनिटी को कितनी जल्दी सप्रेस करता है, कितनी जल्दी सप्रेस करता है। तो आपके विचारों का बहुत बड़ा योगदान है आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करने में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्रेस करने में। तो अपने विचारों का विशेष ध्यान रखिए। कहीं आप जो है किसी के कंप्लेंट के मोड में तो नहीं है ना, जैसे छोटी छोटी कंप्लेंट कर लेते हैं हम लोग। बचना चाहिए, बचना चाहिए। यदि आप किसी चौराहे से निकल रहे हैं और वहां रेड लाइट है ना, तो आप कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं। यदि आप किसी मॉल में गए और वहां आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिली ना, तो आप कंप्लेनिंग मोड में आ रहे, बहुत लोग बढ़ गए यार, दुनिया में बहुत लोग हो गए, थोड़ी सी गर्मी क्या लग गई, पंखा क्या बंद हो गया, आप कंप्लेंट मोड में चले जाते हैं। लेकिन ये कंप्लेंट मोड है ना, आपको स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, और स्ट्रेस लेवल जो है आपकी इम्यूनिटी को शट डाउन करता है, आपकी इम्यूनिटी को शट डाउन करता है। आप किसी को नीचे दिखाने में तो नहीं लगे हुए हैं, ये भी आपकी इम्यूनिटी को नीचे करता है, तो इसके ऊपर विशेष ध्यान दें। कुछ पेशेंट आपके रहते होंगे जो कंप्लेनिंग मोड में होते होंगे, उनका ठीक होना बहुत मुश्किल रहेगा, वो ठीक नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे हैं, वो अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे हैं। आपके विचार जो है ना, उसका आपकी इम्यूनिटी से बड़ा गहरा संबंध है। मैं आपको एक स्टोरी और सुनाता हूँ, आप थोड़ा सा और कनेक्ट कर पाएंगे। एक व्यक्ति को सजाए मौत दी गई कोर्ट में, शायद दूसरे देश का किस्सा है, मैंने किसी बुक में पढ़ा था, लेकिन मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस किस तरीके से आपके शरीर के अंदर काम करती है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भोजन को आप देखकर, सूंघ कर, महसूस कर खाएं, आपके विचारों के साथ कनेक्ट करके खाएं।
मैं इसीलिए आपको सजग रहने की बोलता हूँ। जब आप भोजन करते हैं, जब आप पानी पीते हैं, मैं सजगता को बढ़ाने के लिए इसीलिए आपसे बोलता हूँ। तो एक रिसर्च हो रही थी जिसके अंदर एक व्यक्ति को जो है सजाए मौत दी गई। तो कुछ साइंटिस्टों ने जो है कोर्ट में अपील की गई कि साहब मरने वाला तो ही सही है, आप हमें दे दो, शायद इसकी मौत दुनिया के काम में आ जाए। कहा वही कोर्ट में उस व्यक्ति उसके सामने दलील दी कि साहब हम इसको एक जहरीले सांप से कटवाएंगे और देखना चाहते हैं कि सांप काटने के बाद इसके शरीर में किस तरीके से परिवर्तन आता है और ये मरता है। ऐसा उसको बताया गया, उसके सामने एक कहानी रची गई, उसके दिमाग के अंदर ऐसे विचारों को डाल दिया गया। बहुत सारे लोगों ने कहानी सुनी होगी, इसलिए थम्स अप का निशान मेरे सामने कर रहे हैं। तो अशोक जी ने भी सुनी। हाँ, तो आपके थॉट से कितना कनेक्टेड है उसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। वो जब उसको कोर्ट उसको परमिशन दे देती है और वो अपने जो है उसको जब फांसी की सजा होती है तो उसको क्या कराया जाता है, उसको मरने के लिए अलग व्यवस्था की जाती है, उसकी आंखों पे पट्टी बना दी जाती है और सेम डंक लगे ऐसे उसके अंदर सुइयां चुबा दी जाती है कि उसको ऐसा लगे जैसे उसको सांप ने काट खाया। लेकिन सांप ने काटा ही नहीं था, लेकिन उसके शरीर के अंदर वही जहर पैदा होता है। मतलब पता है आपको, आपके शरीर के अंदर जहर भी, लेकिन आपकी इम्यूनिटी हमेशा आपकी सुरक्षा करती है। उसके अंदर वही जहर पैदा होता है और उस व्यक्ति के अंदर वही सिम्टम्स आते हैं जो एक सांप को काटने के बाद आते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है बिना सांप को काटे। तो हमारे विचारों का हमारे इम्यूनिटी के ऊपर और हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर, हमारे डिजेनरेटिव डिजीज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो आप अपने विचार के प्रति सजग रहें। और यदि आपके पास समय है, आपके पास कभी एक पेशेंट आता है जब ज्यादा भीड़ नहीं होती है, और यदि ये कहानी इस तरह का प्रोफाइल आप एक पेशेंट को भी, मेरे लिए आज ये बोलना आसान क्यों, मैं सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूं पता है? मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं अपने पेशेंट को जब भी मुझे समय मिलता है ना, चर्चा करता हूं इन चीजों की। पता है चर्चा करने से क्या होता है, उनके मन के अंदर मेरे प्रति कॉन्फिडेंस पैदा होता है जो उनको जल्दी ठीक करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लगातार पेशेंट मिलते हैं क्योंकि उसका फेथ आ जाता है, तो दूसरे पेशेंट को मेरे पास रेफर करता है कि यार वो व्यक्ति नॉलेजेबल है। नॉलेज लेना इसीलिए जरूरी है और नॉलेज दिखाना भी जरूरी होता है कभी कभी। तो मैं बड़ा आसानी से आपको चीजें बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं रोज बताता हूँ, मेरी आदत में है ये लोगों को बताना। तो आप भी इन चीजों को बताना अपनी आदत में ले आइए। जब आप आदत में लेके आएंगे, जैसे मैंने एक कहानी बताई आपको, फिर दूसरी कहानी बता दी, बोलोगे तो तीसरी कहानी भी बता दूंगा जो विचारों से जुड़ी होगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने पेशेंट को लगातार बताता रहता हूँ। जो मेरे पास पेशेंट को लगातार बढ़ाते रहते हैं, जो न्यूरोथेरेपी का प्रचार प्रसार करने में और मेरी आय की वृद्धि करने में मेरा सहयोग देते हैं। तो आप डिजेनरेटिव डिसीज को ठीक करते हैं तो आपको स्टोमक को समझना होगा, अपने गट हेल्थ को समझना होगा। गट हेल्थ को समझना है तो आपको प्रोबायोटिक को समझना होगा। और जब आप बैक्टीरियाओं की बात करते हैं तो आपको आपके थॉट्स को भी समझना होगा। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे थॉट से लेके तो डिजेनरेटिव डिजीज तक। आज हमारे राकेश जी बड़े बड़े एक्सपर्ट आदमी, बड़े गजब के आदमी हैं। उन्होंने कहा कि आप जो है जड़ पे काम करिएगा। हम इसकी जो रोड मैप है ना वो बाद में बताएंगे, आप जड़ पे ले जाइए इसकी। तो मैं जड़ पे ले गया तो मुझे दो चीजें समझ में आई मेरे दिमाग में जब खोजने की कोशिश करी गई। उन्होंने जब वो डाला तो मैंने यार जड़ से खोजने की बात है तो दो चीज दिमाग में आई कि एक पेट को सुधार लो और एक इम्यूनिटी को सुधार लो। इम्यूनिटी को इनबैलेंस मत होने दो, उसको बैलेंस में रखो। अब थोड़ी सी चर्चा इम्यूनिटी के ऊपर। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? आपको मजा आ रहा है ना? ज्यादा तो नहीं होगा ना? बता दूं इम्यूनिटी की चर्चा भी कर लें हम लोग, यहाँ पे खत्म कर लें इसको, 15-20 मिनट लगेंगे लगभग कर ले। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों का सहयोग मिल चुका है, धन्यवाद। श्याम जी ने भी दे दिया है, अशोक जी ने भी दे दिया है, लेकिन 10-12 लोगों ने दिया है। थोड़ा सा मैं उम्मीद करता हूँ कि 50-60 लोग दे देंगे। थंब का निशान है, लगाना है लगा दो। और क्लास खत्म होने के बाद बताना कि जो आपको पिछली क्लास जो बिंदु सर ने ली थी वो कैसी लगी, मजा आया आपको, वाव मोमेंट मिला कि नहीं मिला, और आज की क्लास जरूरी थी या नहीं थी ये भी बताना कि जो हमारा आर्थो का प्रोग्राम है उससे लिंक हो पाई कि नहीं हुई हो पाई। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ये उससे लिंक नहीं है, ये उसी का पार्ट है। ये जब जड़ से हम चीजों की बात करते हैं ना तो बात पेट से ही शुरू होती है।
बात पेट से ही शुरू होती है और पेट से शुरू होकर इम्यूनिटी के पास जाती है और इम्यूनिटी से शुरू होकर जो है आर्थो के पास जाती है। एक फिजिकल ट्रॉमा हो गया और एक हमारे शरीर के अंदर से बीमारी आई। शरीर से अंदर से जो बीमारी आई वो या तो डिजेनरेटिव डिजीज है या फिर इन्फेक्टिव डिजीज है या ऑटोइम्यून डिजीज है। 3 तरह की डिजीज है। डिजेनरेटिव डिजीज के बारे में हमने बात कर ली, अब थोड़ी सी हम इम्यूनिटी और ऑटो इम्यूनिटी की डिजीज की बात करेंगे। उसके लिए आपको इम्यूनिटी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इम्यूनिटी को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो हमारी इम्यूनिटी के 3 लेवल है। कितने लेवल है? 3 लेवल पे हमारी इम्यूनिटी काम करती है। एक लेवल होता है बैरियर, क्या बोलते हैं जिसको हम बैरियर बोलते हैं। बहुत बढ़िया, किसी ने बोला मजे में है, बहुत बढ़िया। तो एक होता है, एक बैरियर होता है, एक इननेट होता है और एक एडेप्टिव होता है। 3 लेयर होती है इसकी, 3 लेवल होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। 3 लेवल होते हैं। एक तो बैरियर वाला पार्ट होता है, एक इननेट होता है और एक एडेप्टिव होता है। ये 3 तरह की लेयर होती है हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर। अब जो हम बैरियर वाले पार्ट की बात करते हैं, इननेट की बात करते हैं, इन मतलब अंदर वाला और नेट मतलब हम जन्म से जो हमारे शरीर के अंदर आता है वो इननेट एक लेयर होती है, एक लेवल होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम का लेवल होता है। हमारे इम्यून सिस्टम का लेवल होता है, ये जन्म से ही आता है, जिसको हम WBC के नाम से जानते हैं, है ना। इसका काम एक ही होता है। क्या काम होता है? ये नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। ये नेचुरल एन किलर के और सी सेल्स NKC होते हैं। ये नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो जन्म से ही हमारे साथ आते हैं, जो जन्म से ही हमारे साथ आते हैं। एक दूसरा जो लेवल होता है वो बैरियर का लेवल होता है, ये भी जन्म से ही हमारे साथ आता है। अभी बैरियर का क्या लेवल है? देखो हम एक तरीके से आप समझिए कि आपके आसपास इतने बैक्टीरिया है ना, यदि आप खुद को पानी में डुबो ले तो आपके आसपास कैसे पानी हो जाएगा ना, पानी पानी से हो जाएगा, पूरा शरीर पानी से चिपक जाएगा। इसलिए हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लेकिन हमारा शरीर लगातार इससे सुरक्षा कर रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा बैरियर है ना वो हमारी स्किन है। क्या है? हमारी इम्यूनिटी का जो सबसे बड़ा पार्ट है ना, जो बैरियर की भूमिका निभाता है वो स्किन निभाता है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में अटैक नहीं कर पाए, उसके लिए सबसे मेन प्रोटेक्ट मैकेनिज्म जो आता है, डिफेंस वाला जो मैकेनिज्म आता है, वो हमारी स्किन प्ले करती है। आप देखेंगे जब भी हमारी कोई स्किन जल जाती है, जब हमारी कोई स्किन जल जाती है तो हमारा शरीर एक फपोला बना लेता, फपोला नहीं बनाता, वो एक नई स्किन डिजाइन करता है, मतलब नई स्किन बनाता है। उसको मालूम है कि यदि ये जल गया है तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस इसके ऊपर अंदर की साइड घुस जाएगा बॉडी के अंदर, जो शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो वो क्या करता है, तुरंत एक नई स्किन की लेयर बनाता है जो फपोला के रूप में हमें दिखती है। जो फपोला होता है ना, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, मतलब बाहर के बैक्टीरिया वायरस से हमें बचाना चाहता था, इसलिए जलने के बाद में शरीर ने कितनी जल्दी रिएक्ट करा और एक फपोला बना लिया, क्योंकि वहां की स्किन डैमेज हो चुकी थी, वो बाहर के बैक्टीरिया वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाए, इसलिए स्किन ने जो है उसको रोकने से, जाने से रोका। हमारे नाक के माध्यम से, सांस के माध्यम से हम दिन भर ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसके माध्यम से भी जो है हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया वायरस जा सकते। तो उसके लिए परमात्मा ने हमारे नाक के अंदर बहुत सारे बाल दे दिए, जिसको कुछ लोग जो है अपनी समझदारी से कटवा देते हैं। अब आप समझिएगा, समझदारी है और कुछ है। ये बैक्टीरिया वायरस से सुरक्षा करने के लिए परमात्मा ने दिए हैं, आप कटवा देते हैं, तो समझदारी है या और कुछ है, आप समझिएगा। मैं उस वर्ड का यूज नहीं करना चाहता हूं। दूसरा जो है म्यूकस दिया है कि वो बैक्टीरिया वायरस को हमारे शरीर के अंदर नहीं जाने दे, यहीं चिपका ले। हमारे मुंह के अंदर कई बैक्टीरिया दिए हैं, लिम्फ नोड दिए हैं कि हम बैक्टीरिया को अंदर जाने नहीं दे। तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बड़ा जबरदस्त तरीके से काम करता है। हमारी आंख के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस चले जाए या धूल चले जाए या कुछ हो जाए, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारा शरीर आंसू ले आता है। हमने कुछ गलत खाना खा लिया, सड़ा हुआ भोजन कर लिया जो हमारे पेट के लिए अच्छा नहीं था, बैक्टीरिया चले गए जिनको HCl एसिड नहीं मार पाया, तो हमारा शरीर हमें उल्टियां करवा देता है, उसको बाहर फेंक देता है। ये सब हमारे बैरियर मैकेनिज्म में आते हैं। कुछ कुछ बैक्टीरिया हमारे यूरिन के थ्रू भी बाहर निकल जाते हैं। हमारे ब्लेडर में बैक्टीरिया होते हैं, उनकी मदद से जो है वो बेकार के बैक्टीरिया जो है वो पेशाब के द्वारा भी बाहर हो जाते हैं। ये बैरियर वाला मैकेनिज्म है हमारा।
दूसरा मैकेनिज्म हमारा पास में इननेट का है। इननेट मतलब हमारे पास वो डब्ल्यूबीसी मतलब थाइमस की वो सेल्स, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी, टी हेल्पर सेल्स। तो ये दूसरा लेवल हो गया। एक और हमारा लेवल आया, उसको बोलते हैं हम एडाप्टिव लेवल। ये हमारे पास जन्म से नहीं होता, ये जीवन के साथ में निर्माण होता है। जब ऐसा वायरस जिससे हमारे पूर्वज लड़ना नहीं जानते थे, जिनका जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं आया हमारी इम्यूनिटी में, यदि ऐसा वायरस हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारी शरीर उसके प्रति क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है, जो एडाप्टिव इम्यूनिटी के लेवल में जाता है। क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। जैसे कि आपको एक वैक्सीनेशन लगा, तो वैक्सीनेशन क्या होता है? एक सूक्ष्म रूप में वायरस ही होता है, वो लगा दिया जाता है कि आपका शरीर उसके प्रति एंटीबॉडीज बना दे। आपको जो वैक्सीनेशन लगते हैं वो एंटीबॉडीज नहीं होते, एंटीबॉडीज तो आपका शरीर खुद ही बनाता है, लेकिन उसको बता दिया जाता है कि भैया ये आपके शरीर में अटैक कर सकते हैं, तो उसको लड़ने योग्य बना दिया जाता है। बचपन में इसलिए ज्यादा बना दिया जाता है क्योंकि आपकी थाइमस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होती है, माँ का दूध पीता है बच्चा, तो वो ज्यादा एंटीबॉडीज बना पाए, इसलिए बचपन में टीके सबसे ज्यादा लगा दिए जाते हैं। उसको लड़ना सिखाया जाता है। लड़ता तो आपका शरीर ही है, लड़ता तो आपका शरीर ही है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी के लिए आपका माइंड का और आपके गट हेल्थ का ये ठीक होना बहुत जरूरी है। ये आपको तीनों लेवल समझ में आए? बहुत बढ़िया बात, समझ में आए? एक बार बता दें मुझे, तीनों लेवल समझ में आए आपको? एक बैरियर मैकेनिज्म हो गया जो जन्म से हमारे साथ में था, एक इननेट मैकेनिज्म हो गया जो भी हमारे जन्म के साथ था, जो डब्ल्यूबीसी 24 आवर हमारे लिए काम करते, 24 घंटे। यार आप अपने शरीर का धन्यवाद क्यों नहीं बोल सकते हो? आप क्यों अपने शरीर से परेशान रहते हो? आप 24 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं। कहीं आपके शरीर में ऐसे सिस्टम है? देखिए, आपके शरीर का केवल एक ही काम है, रिपेयर होना, रिपेयर होना, रिपेयर होना और रिपेयर होना। आपके शरीर का केवल एक ही काम है, हिल करना, हिल करना, हिल करना और हिल करना। आपके शरीर का पूरा मैकेनिज्म आपकी जब उसकी डीप स्टडी करते हो ना, तो आपका पता लगता है यार आपका शरीर लगातार आपको केवल हीलिंग करने के लिए काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। खाना डाइजेस्ट कर रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है कि जो टॉक्सिन इकट्ठे हो गए उनको हटा दिया जाए, टॉक्सिन इकट्ठे हो गए उनको हटा दिया जाए। आगे बात समझ में था? तो हम सब हमारे शरीर के प्रति शुक्रगुजार हैं, उन करोड़ों बैक्टीरिया वायरस के प्रति शुक्रगुजार हैं जो हमें जीवन जीने में मदद कर रहे हैं। और अब हम उनके साथ में बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। हम अब जंक फूड नहीं खाएंगे, हम एक्सपायरी डेट वाले फूड नहीं खाएंगे, हम उन फूड का ज्यादा उपयोग करेंगे जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और जिनको कच्चा खाया जाता हो। हम जो है आम के अच्छे प्रोबायोटिक्स को पीस पीस के खराब नहीं करेंगे, उसका जूस नहीं बनाएंगे, उसके फाइबर को खराब नहीं करेंगे, उसमें दूध को नहीं मिलाएंगे, उसमें शक्कर को नहीं मिलाएंगे, उसके गुणों को नष्ट नहीं करेंगे, उसका आम पाक नहीं बनाएंगे, उसको नहीं पकाएंगे, उसको कुदरत ने जैसा हमारे लिए बनाया वैसा ही खाएंगे और उसको पकने देंगे। पहले से खाना नहीं शुरू कर देंगे जब प्रकृति ने आपके लिए बनाया ही नहीं जबरदस्ती। वो चाइना की पुड़िया पुड़िया ला ला के पका पका के खिला खिला के दे रहे, वो नहीं खाएंगे। जब बारिश हो जाएगी, जब दूसरे बैक्टीरिया वायरस उसके ऊपर अटैक करने लग जाएंगे, जब वो खराब होने लग जाएगा, जब वो सड़ने लगेगा, जब उसके अंदर कीड़े पैदा होने लग जाएंगे, जब अच्छा अच्छा भाग हम लेके खा लेंगे। हम अब से आम खाना शुरू करेंगे जब बारिश आना शुरू हो गई है। और अब हम आम को पका के नहीं खाएंगे, आम पाक बना के नहीं खाएंगे, गलत व्यवहार होगा हमारे शरीर के साथ में। हम उसका ओरिजिनल फाइबर का यूज करेंगे, उस फाइबर को छोटे छोटे भागों में नहीं टूटेंगे। उसकी लंबी लंबी लेयरें होती है ना, आप जब आम को कच्चा खाते हैं तो पता है उसमें कभी कभी दांतों में लंबी लंबी लेयरें फंस जाती है। आप जूस पीते तो कट जाती है पूरी की पूरी। वो फाइबर होता है, वो अपने गट हेल्थ के लिए बहुत मजेदार होता है। उसके जाने दो अपने पेट के अंदर, उसको मत रोको, उसको मत पीसो, उसको मत खराब करो। तो मैंने बताया 3 लेयर होती है जो आपकी इम्यूनिटी की लेयर होती है। मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करवा दिया। और इम्यूनिटी के लिए सबसे जरूरी जो पार्ट होता है, मैंने आपको बताया कि आपके डब्ल्यूबीसी जो है वो 1 लाख ज्यादा ताकतवर होते हैं आपके दूसरे बैक्टीरिया वायरस जो बाहर एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। मैंने कहा आपको कि बाहर एटमॉस्फेयर में 10 की पावर 31 इतने बैक्टीरिया वायरस हमारे पास में होते हैं। उनसे हमारा शरीर जो है हमारी सुरक्षा करता है। हमारे डब्ल्यूबीसी लगातार 24 आवर काम करते हैं, है ना? ये आपको समझ में आया होगा।
देखिए, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो विचार है ना, हमारे विचार जो होते हैं ना, वो हमारे इम्यूनिटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। किस तरीके से इफेक्ट करते हैं? फियर हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, ये हमारे इम्यून पावर के ऊपर बहुत जबरदस्त इफेक्ट करते हैं। एक हमारे बॉडी में टॉक्सिन हो गया, वो भी हमारी इम्यूनिटी के पावर के ऊपर बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट करता है। अब टॉक्सिन क्या है, अब मैं थोड़ा टॉक्सिन को समझा देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा थॉट प्रोसेस की ओर ले जाऊंगा वापस से आपको। देखिए, आपका एक जो सेल्स होता है ना, और एक ब्लड होता है। अब ब्लड के पास में सेल्स पहुंचा, तो इनके बीच में कुछ चीज पाई जाती है ना, तो वो पाई जाती है लिम्फ। क्या पाया जाता है? लिम्फ। जब भी कोई ब्लड से कोई सेल्स के पास में भोजन पहुंचता है ना, तो वो अधिकतर भोजन लिम्फ के पास चेक होता है, उसके बाद में आपके सेल्स के पास पहुंचता है। वो वहां से बैक्टीरिया वायरस को खत्म करता है, और जो चीजें आपके सेल्स में मर गई वो भी लिम्फ के पास जाती है, और लिम्फ उसको डेड करता है, मतलब उसको खत्म करता है। जो बेकार की WBC है उसको, वो भी आपकी स्प्लीन में जाके खत्म होती है। तो हमारे शरीर का मैकेनिज्म में जो बहुत इंपॉर्टेंट, इम्यूनिटी के मैकेनिज्म में कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट प्ले करता है ना, तो हमारे लिम्फ सिस्टम काम करता है। क्या काम करता है? लिम्फ सिस्टम काम करता है। लिम्फ सिस्टम में WBC भी आता है, हमारी स्प्लीन भी आती है। हम यहाँ लिम्फ उसको उस साइड वो इंस्ट्रूमेशन करते हैं, वो भी आते हैं। हमारे आर्म पीठ में भी लिम्फ होते हैं। हमारे जो है ये टॉन्सिल जो होता है वो भी हमारे लिम्फ का एक पार्ट है। तो ये जो लिम्फ है, जैसे देखो, आपने ब्लड को क्लियर करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके, नीम खा लो, हल्दी खा लो, जिंजर खा लो, एंटीऑक्सीडेंट ले लो, अच्छी मात्रा में पानी पियो, पर्याप्त मात्रा में पानी पियो, जागरूकता के साथ रहो। लेकिन आप जानते हैं कि यदि आपकी लिम्फ लिम्फ कितना होता है हमारे शरीर में? ऐसा बताते हैं कि हमारे ब्लड से भी 4 गुना ज्यादा होता है। जितना ब्लड हमारे शरीर में होता है, उससे 4 गुना हमारे शरीर में लिम्फ होते हैं। उससे 4 गुना आपके हमारे शरीर में क्या होता है? लिम्फ होता है, ऐसा कहा जाता है। अब ये दोनों के बीच का पार्ट हो गया। हम हमारे यदि लिम्फ की धुलाई करना चाहते हैं, यदि लिम्फ को हम किसी भी शरीर में, देखो, जब टॉक्सिन ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो आपके ब्लड के माध्यम से जो सेल्स के पास में जो न्यूट्रिशन जाना था ना, उसके बीच में बाधा बन जाता है, टॉक्सिन बाधा बनता है। तो इस जो लिम्फ वाले टॉक्सिन, उसको खत्म करने के लिए केवल आपके पास में एक जो जब से सबसे जबरदस्त चीज है ना, वो आपकी ऑक्सीजन है। क्या है? आपकी ऑक्सीजन है, जो लिम्फ को क्लियर कर सकती है। यदि आपके पास में लिम्फ के कोई पेशेंट आए ना, और आप उसके टॉक्सिन को हटाना चाहते हैं, तो आपके पास में सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट कुछ निकल के आता है ना, उस टॉक्सिन को, आपके शरीर में कहीं भी टॉक्सिन इकट्ठा हो और उसको आप जलाना चाहते हो, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो आपके पास में सबसे बढ़िया कोई चीज निकल के आती है, तो वो आती है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन केवल हमें हमारे नाक के माध्यम से मिलती है, बिल्कुल वहीं से मिलती है। लेकिन क्या हम भरपूर मात्रा में इसका उपयोग कर पाते? नहीं कर पाते। उसके लिए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट दीजिए, ऑक्सीजन बढ़ाइए, तो थोड़ी सी मात्रा का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आप उसको सुपर इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो थोड़ा सा एक विज्ञान समझ लो। यदि आप अपने लिम्फ नोड्स के कचरे को निकालना चाहते हो, शरीर के टॉक्सिन को खत्म करना चाहते हो कि ब्लड के अंदर जितना न्यूट्रिशन से वो सब सेल्स के पास तक पहुंचे, तो आपके लिम्फ नोड्स को आप साफ कर लो, क्लियर कर लो, उसके टॉक्सिन को हटा दो, उसकी टॉक्सिसिटी को हटा दो। और उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हम नाक से लेते हैं, लेकिन पता है 90% लोग अपनी सांस केवल यहीं तक लेते हैं, यहां तक जाती है और फिर बाहर तक आ जाती है। तो इसके लिए मैं आपको जबरदस्त तरीके से, एक जबरदस्त जो है एक प्रैक्टिस बताता हूं, जो आपके श्वसन प्रक्रिया को बहुत जबरदस्त कर देगी, और जो इम्यूनिटी को, आपके लिम्फ्स के नोड्स को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी हेल्प करेगी। आप पेशेंट को ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दीजिए, उसके पहले एक उससे योग कराइए। क्या योग कराना है आपको? उससे पहले आपको उससे योग कराना है कि भैया उसको सांस लेना है। सांस लेते समय उसको गिनती करना है कि वो कितने सेकंड में सांस ले रहा है। जैसे कि वो सांस लेने में 5 सेकंड का समय लगा रहा है। कितने सेकंड का समय लगा रहा है? 5 सेकंड का समय लगा रहा है। तो उससे कहना है कि तू 5 सेकंड का समय लगा, लेकिन कोशिश कर तेरी श्वसन क्रिया केवल यहां तक नहीं रहे, तेरी श्वसन क्रिया पेट तक जाए और तेरा पेट फूले। सांस लेते समय, इनहेल्स करते समय तेरा पेट फूले और तेरे लंग्स से सांस होती हुई तेरे पेट में जाए।
और फिर लंग्स के पावर को बढ़ाने के लिए ये आदत दिन भर ऐसी बनी रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए उस पेशेंट को आपको ये बताना है कि जब आप 5 सेकंड के लिए सांस ले रहे हैं ना, तो उससे 4 गुना टाइम, मतलब 20 सेकंड के लिए सांस को रोक ले। कितने सेकंड के लिए रोक ले? 20 सेकंड के लिए रोक ले। मतलब आप x टाइम सांस लेने में लगाते हो, तो आपको 4x टाइम को सांस को रोकना है, और फिर आपको एक्सेल करना है, सांस को बाहर निकालना है, तो उसको 2x टाइम में निकालना है, मतलब 10 सेकंड में उसको बाहर निकालना है। यदि 5 सेकंड अंदर जाती है तो 20 सेकंड रोकना है, मतलब 4x टाइम रोकना है, और 2x टाइम में उसको रिलीज करना है। ये प्रोसेस आप 5 से 10 बार दोहराइए, और एक बार में 5 से 10 बार दोहराइए, और सब दिन में 3 से 4 बार करिए। आप देखेंगे कि उस पेशेंट की जो सांस लेने की व्यवस्था है, आप ऑक्सीजन 2 मिनट में दोगे, थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। उसके लंग्स को सिखाना पड़ेगा ना कि सांस कैसे ली जाती है, उसके लंग्स को तो सिखाना पड़ेगा ना कि सांस कैसे ली जाती है। तो सांस लेने का, जब हम इम्यूनिटी को क्लियर करना चाहते हैं, जब हमारे टॉक्सिन को क्लियर करना चाहते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने आपको बहुत पहले एक योग सिखाया था कि आप क्लैपिंग करिए बॉडी के ऊपर, सारे पार्ट के ऊपर क्लैपिंग करिए, आपके चेहरे पे क्लैपिंग करिए, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट लीजिए, ये दोनों एक ही चीज है। साथ में ये योग करिए। सांस लेने का जितना समय है, पेट तक सांस लीजिए, पेट फूलना चाहिए सांस लेते समय, बीच में होल्ड करिए। वो आपको क्या, सांस के बारे में बार बार जब आप दिमाग को इसे सिग्नल दोगे ना, तो आपकी सांस ऑटोमेटिक गहरी और लंबी हो जाएगी। यदि दिन में 3 बार इसका प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी सांस लंबी और गहरी हो जाएगी। ये जो सांस बीच में रोकने वाली व्यवस्था है ना, ये आपकी सांस को लंबा और गहरा बनाएगी। क्या बनाएगी? लंबा और गहरा बनाएगी। पेशेंट को खुद प्रयास नहीं करना लंबा गहरा, स्वयं उसकी श्वसन क्रिया जो है वो लंबी और गहरी हो जाएगी, और गहरी हो जाएगी जो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगी, तो आपके बॉडी के टॉक्सिन खत्म होंगे, और टॉक्सिन खत्म होंगे तो इम्यूनिटी पावर पर्याप्त रूप से काम कर पाएगी। केवल इम्यूनिटी ही नहीं, आपके शरीर के दूसरे ऑर्गन भी पर्याप्त सही रूप से काम कर पाएंगे, और आप डिजेनरेटिव डिजीज से बचेंगे। मजा आ रहा है आप लोगों को? बता दे एक बार मुझे, मजा आ रहा है? बता दे, 200 लोग बताए मुझे, मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। कुछ लोगों की हैंड राइज है, बिल्कुल लेंगे आज जो है क्वेश्चन का आंसर लेंगे। काफी समय हो गया, लेकिन मैं कुछ खास चीजें मैं आपके साथ और बताने वाला हूँ, वो और एक जरा सा 5 मिनट में खत्म करूंगा उस पार्ट को, क्योंकि 10:30 बजे हो गया हमारा समय, सबका सोने का भी हो गया है, और आज के ज्ञान तांत्रिक भी हो गया है। लेकिन एक बार फिर आप वापस मुझसे जुड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इम्यूनिटी के बारे में रह गई है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और जो थोड़ा सा रह गया है, मैं बहुत जल्दी आपसे, थॉट प्रोसेस जो है किससे जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर से। और एक हमारी चीज और रह गई, वो शायद अगली क्लास में हम एक बीमारी की शुरुआत आयुर्वेदिक के में जो 5 चरण होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, हम उसकी चर्चा आगे वाली क्लासेस में करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें बताना जरूरी है वो ये है कि जब हमारे विचारों में ना गड़बड़ी होती है, जब आप किसी के प्रति द्वेष भावना में होते हैं, जब आप किसी के प्रति लड़ाई की भावना में होते हैं, जब आप किसी का बुरा चाहते हैं, तो पता है हमारे दिमाग एक तरह का डेंजर जोन पैदा करता है। क्या पैदा करता है? एक डेंजर जोन पैदा होता है यहाँ पे, और डेंजर जोन ट्रिगर करता है, किसको ट्रिगर करता है? एमेडुला को ट्रिगर करता है। हमारे शरीर का एक पार्ट होता है एमेडुला, उसको ट्रिगर करता है। और जो एमेडुला है ना, वो आपकी हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है, और हाइपोथैलेमस जो है वो F3 मोड में चली जाती है, ABCDEF F3 मोड में चली जाती है। ये F3 मोड क्या होता है? F3 मोड होता है या तो फाइट करने लगती है। क्या करने लगती है? फाइट करने लगती है। मतलब आपकी इम्यूनिटी बिना बैक्टीरिया, बिना वायरस के कुछ नहीं हुआ आपके शरीर में, आपके शरीर को गर्म कर देगी, इन्फ्लामेशन कर देगी, फालतू फाइट करने लग जाएगी। या फिर क्या होती है? फ्लाइट मोड पे चली जाएगी। फ्लाइट मोड मतलब शांत हो जाएगी, कुछ नहीं करना उसको, क्योंकि आप डेंजर जोन में, वो परेशान हो जाएगी, क्या हो रहा है इधर, तो बैक्टीरिया वायरस है नहीं, और इधर है तो फ्लाइट मोड पे चली जाएगी, या फ्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्रीज हो जाएगी। जब ये सारी चीजें होगी ना, ये सारी चीजें होगी, मतलब F3 मोड एक्टिव हो जाएगा ना, ये आपके विचारों से पैदा होता है। आप जबरदस्ती अपने दिमाग में चीजों से लड़ते रहते हैं। आज आपके पास कोई पेशेंट आ गया, आपको डरा के चले गया कि भैया आपके कारण से बीमारी पैदा हुई, वो कल आने वाला है, कल चीजें बताने वाला है,
लेकिन आप अपने दिमाग में वो खेल आज से खेलने लग जाते हो, दूसरे के जीवन के लिए खेल खेलने लग जाते हो। तो वो खेल जो है ना आपके हाइपोथैलेमस में 3 तरह के मोड पैदा करता है, F3 मोड पैदा करता है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड। इन चीज से जो चीज पैदा होती है ना, वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है या तो सिलेंडर हो जाता है, या फिर जो है एक जो है कंफ्यूजन वाली स्टेज पे पहुंच जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि करूं क्या। और जब वो कंफ्यूजन वाली जो मोड होती है ना, उस कंफ्यूजन वाली मोड को ही हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किन सेल्स को मानूं, क्योंकि खराब सेल्स तो दिखते ही नहीं है, आपने जबरदस्ती ट्रिगर पैदा करा है, तो वो क्या करता है फिर अपने ही सेल्स को मानने लग जाता है। तो ये सारी डिजीज जो है ना, आपको जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, वो सारी आपके थॉट से कनेक्टेड होती है। मैंने आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया कि किस तरीके से जब आपका शरीर किसी चीज को डेंजर मोड में समझता है तो ट्रिगर होता है डेंजर मोड, और वो आपके एमिडुला को सिग्नल देता है, और एमिडुला आपके हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है, और आपके हाइपोथैलेमस F3 मोड पे चले जाता है, और आपकी F3 मोड के कारण से आपकी इम्यूनिटी जो होती है ना, वो या तो सिलेंडर मोड में चले जाता है या कंफ्यूजर वाली मोड में चले जाता है। कंफ्यूजन वाली मोड में मतलब वो अपने सेल्स को ही मारने लग जाता है, फिर आपको कैंसर हो जाता है, फिर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, फिर आपको जो है वो इस तरह की इम्यूनिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर होने लग जाते हैं। जो मैकेनिज्म आपका डिफेंस मैकेनिज्म आपकी सुरक्षा करने वाला था, वो आपके विरोध में जाके काम करने लग जाता है, या ओवर एक्टिव हो जाता है, जबरदस्ती काम करता है, फालतू की सूजन पैदा कर लेता है। जैसे एक बीमारी है फाइब्रोमाइल्जिया, कुछ होता नहीं शरीर में तो भी फालतू की सूजन आती रहती है, शरीर 9 गुना ज्यादा दर्द पैदा महसूस करता है। फटीग सिंड्रोम, कई बार फटीग सिंड्रोम हो जाता है, जो शरीर के अंदर फालतू के दर्द पैदा हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं ना पैनिक अटैक आ रहा है, आपके दिमाग से ये जो है बीमारी आ रही है, फालतू के दर्द पैदा। हमने एक बीमारी, अब जब हम घुटन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एक साइकोटिक पेन के बारे में पढ़ा था, जो साइकोलॉजी के आधार पर पैदा होता है। आजकल तो बोलते हैं कि 90% जो बीमारियां होती है ना, वो साइकोटिक होती है, वो पहले दिमाग में जन्म लेती है, फिर शरीर में जन्म लेती है। तो आपके विचारों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका डर, आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, आपका कंप्लेनिंग मोड, आपका क्रिटिसाइज मोड आपको कैंसर की ओर ले जाता है और बड़ी बड़ी बीमारियों की ओर ले जाता है, और आपको बैक्टीरिया और वायरस से नहीं बचाता है। तो आपके थॉट्स के ऊपर ध्यान रखिए। आप क्या कृतज्ञ है सबके प्रति, चाहे ट्रैफिक लाइट बंद हो चुकी हो, चाहे आपको रुकने की जगह नहीं मिली हो, कोई बात नहीं, 5 मिनट बैठिए ना, गाना चलाइए एक बढ़िया सा फर्स्ट क्लास कार के अंदर, बढ़िया सा, नहीं कार के अंदर बैठने की तो बाहर बैठिए, उसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से वो मॉल बना है, किस तरीके से उसके अंदर व्यवस्था है, किस तरीके से उसके अंदर व्यवस्था की गई है। क्यों परेशान होते हैं, क्यों परेशान होते हैं? अपने आप को परेशान बंद करना बंद करिए, अपने थॉट के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने आप को ठीक रखिए। हमने बात करी थी, आज जो शुरुआत करी थी वो करी थी हमारे ज्वाइंट के ऊपर से, कि हमारे जो ज्वाइंट होते हैं, जो आर्थो होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उसके अंदर हड्डियां होती है, हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है, मैकेनिकल फॉल्ट आता है, ट्रॉमा हो जाता है, एक्सीडेंटल केस हो जाता है, कुछ बीमारी हमारे शरीर के अंदर से आती है। शरीर के अंदर से जो बीमारी आती है वो डिजेनरेटिव डिजीज होती है और इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई डिसऑर्डर होते हैं। हमने समझा कि किस प्रकार से हमारा इम्यूनिटी और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे डिजेनरेटिव सिस्टम में हेल्प करता है, और किस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारे जो है इम्यूनिटी रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। इसके लिए हमने बहुत बढ़िया जो है प्रोबायोटिक्स के बारे में बात करी, हमारे शरीर के सेल्स के बारे में बात करी, और मैंने आपको एक आभार व्यक्त करने का नया तरीका बताया कि हमें आभार व्यक्त करना चाहिए पूरे जीवन का, क्योंकि हमारा शरीर तो हमारा है ही नहीं, हम तो लाखों बैक्टीरियाओं के कारण जिंदा है। हमें फिर किस बात का घमंड है, पता नहीं मुझे किस बात का ईगो है हमारा। हम हमारे शरीर को 1 मिनट के लिए चला नहीं सकते। किसी दिन मौका मिला तो मृत्यु के बाद होने वाले जो सेल्स के अंदर परिवर्तन है उसकी चर्चा करेंगे, कि किस तरीके से कितने दिनों में हमारे दिमाग के सेल्स मरते हैं, कितने दिनों में हमारे शरीर के सेल्स मरते हैं, कितने दिनों में क्या होता है इन बैक्टीरियाओं को और वायरस का, ये कहाँ जाते हैं, क्या ये हवा में उड़ जाते हैं या फिर आपके शरीर के अंदर ही रहते हैं, ये बैक्टीरिया वायरस जो आपसे 90 गुना ज्यादा, इनका क्या होता है, इन सब की चर्चा हम किसी दिन क्लास में मौका मिला तो फिर करेंगे। आज की क्लास यही हम जो है समाप्त करते हैं। मैं वापस से दीप्ति जी जुड़े हैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस क्लास का समापन करें अपने अंदाज में, और बाकी सब लोगों से निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि आज की क्लास आप सब लोगों की कैसे लगी। 1-2 लोग बता भी सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्या मैं उस चीज से आपको जोड़ पाया जिस चीज से मैं आपको जोड़ना चाहता था, क्या मैं आपके डाइजेस्ट सिस्टम का वो फैक्ट बता पाया
जिसके ऊपर रियल में डाइजेस्ट सिस्टम टिका हुआ है, हमारे इम्यून सिस्टम का वो फैक्ट बता पाया क्या हमें, जिसके ऊपर हमारा इम्यून सिस्टम टिका हुआ है, क्या हमें डिजेनरेटिव डिजीज को हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे जो डाइजेशन से जोड़ पाया, क्या हमें जो है हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है हमारे शरीर में, जो एंकिलोलाइटिस स्पॉन्डिलोलाइटिस होता है, जो गाउट होता है, गठिया होता है, इनको क्या हमारे इम्यून सिस्टम से जोड़ पाया गया? तो प्लीज आप बताइएगा। धन्यवाद आप सब लोगों का, आप इतने प्रेम से इतने मजे से मेरी क्लास करते हैं, आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दीप्ति जी स्वागत बहुत है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अद्यतनीयस्य ऑर्थो डिकोड कार्यक्रमस्य द्वितीयसत्रस्य निमित्तम् अहम् आदरणीयस्य चिरञ्जीव अरविन्द पाटीदार महोदयस्य हृदयपूर्वकम् आभारं व्यक्तयामि। भवता स्वस्य अमूल्यज्ञानस्य अनुभवस्य च माध्यमेन अस्मभ्यं ऑर्थो सम्बद्धानां समस्यानां मूलकारणानि सरलतया बोधितम्। तथैव सर्वेषाम् आदरणीयानां गुरुजनानां, वरिष्ठानां, न्यूरोथेरेपी सारथीनां तथा देश विदेशेभ्यः सम्बद्धानां सर्वेषां सहभागिनां प्रति अपि मम हार्दिकः धन्यवादः। आइए आज प्राप्त इस ज्ञान को अपने व्यवहार और उपचार पद्धति में उतारकर स्वयं के तथा अधिक से अधिक लोगों के जीवन में सुस्वास्थ्य लाने का संकल्प लें। वेदम पठामः अग्रे गच्छामः। जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी। धन्यवाद, नमस्कार। किसी के कोई प्रश्न हो तो अपन ले लेते हैं सौरभ से। हाँ जी जी, ले सकते हैं हम लोग। सत्र से संबंधित किसी के भी कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कीजिए। मैं 1 मिनट का समय चाहता हूँ, वापस से क्लास में आऊंगा, बस आधा मिनट का समय चाहता हूँ। हाँ हाँ, आप पानी पी लीजिए। किसी भी के कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर दीजिए सत्र से संबंधित। रितु जी, मैं आपको म्यूट करूंगा। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, एक एक करके आप जिनका मैं नाम लूंगा वो अनम्यूट करेंगे मैक को, ठीक है? पहले रितु जी आप म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, आपको एक्सेस दे दिया हूँ। हेलो जी रितु जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। पहले तो सर वेरी वेरी थैंक यू कि आपने वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इससे हमें ये मतलब एहसास दिलवाया कि हाँ हमें वेद वाकई पढ़ना चाहिए। मैंने भी उनको धूप बत्ती लगा के ना साइड में रख दिया था लेकिन अब मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया। थैंक यू सर। और आज की क्लास बहुत अच्छी थी। एक्चुअली मेरी सिस्टर आ रखी है मेरे पास, उसको भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। मैंने रिपोर्ट्स भी सेंड की थी ग्रुप में। और सर उसको ना हर टाइम ठंड लगती है, जैसे अब गर्मी का सीजन है, अब भी उसको ठंड लग रही है। उसके मतलब हर टाइम बॉडी ठंडी रहती है, वो नहीं समझ में आता कि क्यों। गट की प्रॉब्लम तो है उसको। बिल्कुल रितु जी, धन्यवाद। आपने जो है वेद पढ़ने की वापस से ठान ली है और निश्चित ही आप वेद पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। मेरे जीवन का जो है अनुभव है जो मैं आप सब लोगों के लिए लाता हूँ और काफी लोगों को फायदा मिल रहा है। आज आपने सबके सामने उस चीज को बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दीप्ति जी का मैं फिर से धन्यवाद करूंगा, वो वास्तव में मजे ला देती, आनंद ला देती है। हमारे साथ वियतनाम से जुड़े हुए उनका योगेश जी, सौरभ जी का फिर से धन्यवाद करूंगा। न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट और योगा एक्सपर्ट है वो, उनका विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा। देखिए, जब आप वेद पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में आता है, जब हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए जो मुख्य भूमिका निभाता है वो हाइपोथैलेमस ही निभाता है। और मैंने आपको, शायद आपने पुरानी क्लास करी होगी तो मैंने आपको एक मेरा बॉडी का टेम्परेचर से रिलेटेड क्लास थी जहाँ पे मैंने आपको थर्मो रेगुलेशन के बारे में बताया था कि थर्मो रेगुलेशन क्या होता है। थर्मो रेगुलेशन एक्चुअली में हमारा मेन हाइपोथैलेमस ही इसको मैनेज करता है। हमारे शरीर में बॉडी का टेम्परेचर सही होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप किसी भी ठंडे माहौल में चले जाए, अभी मैं गर्मी वाले माहौल में हूँ, मेरे यहाँ करीब करीब 38-39 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। अभी थोड़े दिन पहले 44-45 था, लेकिन थोड़ा बारिश होने से 39 के आसपास चले गया है। लेकिन मेरे शरीर ने मेरा टेम्परेचर जो है 97 से लेकर 99 के आसपास फिक्स बना के रखा हुआ है। यदि मुझे आज ही फ्लाइट से आप 1 घंटे के अंदर शिमला में छोड़ दे
हो सकता है वहां का टेम्परेचर 5, 6, 7 या 0 हो या -1, 2 भी चले जाए, लेकिन मेरा शरीर वहां पर अपने टेम्परेचर को मैनेज करेगा। वो 96 से लेके 98 तक बना के रखेगा। मतलब मेरा शरीर लगातार उस टेम्परेचर से लड़ने, मतलब मेरे शरीर की का इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे शरीर के बॉडी का टेम्परेचर को मैनेज करना। और हमारे शरीर में टॉक्सिन तभी बढ़ते हैं जब ये गठियाबाई वाली जो बीमारी होती है, अर्थराइटिस वाली जो बीमारी होती है ना, टॉक्सिन बढ़ने से होती है। और हमारे शरीर में टॉक्सिन तभी बढ़ते हैं जब हमारा शरीर उस टॉक्सिन को खत्म नहीं कर पाता है। और टॉक्सिन को खत्म करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हमारा शरीर गर्म होता है, जब हमारा शरीर किसी बैक्टीरिया वायरस को खत्म करता है तो हमारा शरीर गर्म होता है। जब एंडोमेट्रियम की लेयर को तोड़ता है तो शरीर गर्म होता है। जब हमारा शरीर टॉक्सिन को खत्म करता है तो गर्म होता है और ऑक्सीजन की मात्रा को की जरूरत होती है टॉक्सिन को खत्म करने में। तो यदि उनको गठियाबाई है और अर्थराइटिस है, हाँ जी, तो उनके शरीर का जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है वो बिगड़ा हुआ है। उसके कारण से उनका बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ा और उसी के कारण से उनके बॉडी में टॉक्सिन पड़े हुए हैं और उसी टॉक्सिसिटी के कारण से उनको अर्थराइटिस है। यदि वो ठंडा रहने वाली और गर्म रहने वाली प्रकृति का यदि आप इलाज कर देते हैं उनकी, तो निश्चित ही उनके गाउट वाले दर्द में भी आराम मिलेगा, उनको उनका टॉक्सिन खत्म होने लगेगा और उनको गठियाबाई में आराम होगा। तो क्या ट्रीटमेंट हमारे पास में बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए? सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन। सेकंड जो ट्रीटमेंट है हमारे पास में वो है विड्रॉल ट्रीटमेंट। विड्रॉल ट्रीटमेंट वो जो अल्कोहल के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो जबरदस्त तरीके से काम करता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र का आपका उपयोग सावधानी से करना होता है। ये बात आपको बहुत गहराई से सीखना है, किस पेशेंट को जरूरत है और किस पेशेंट को जरूरत नहीं है, कितना देना है, थोड़ा सा आप उसकी व्यवस्था में जाना चाहिए आपको। विड्रॉल ट्रीटमेंट के साथ यदि आप ऑक्सीजन उनको ट्रीटमेंट देते हैं तो थोड़े दिन में ही उनका बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहने लग जाएगा और उनको अर्थराइटिस के पेन में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। वो पेशेंट जो, मैं वापस पुराना ही बता देता हूँ आपको, वो पेशेंट जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, जो चाइल्ड नहीं कर पा रहे हैं, इनफर्टिलिटी के शिकार है, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो ओवम होता है ना, उसको फर्टिलाइजेशन होने के लिए भी एक बॉडी में टेम्परेचर की जरूरत होती है। यदि उतनी मात्रा में टेम्परेचर नहीं मिल पाता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब वो एक बच्चे को, नए बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए भी सबसे बढ़िया कोई ट्रीटमेंट होता है ना, वो फर्टिलाइजेशन को आसान बनाने के लिए कोई ट्रीटमेंट होता है ना, तो ऑक्सीजन के साथ विड्रॉल ट्रीटमेंट होता है। तो टॉक्सिन खत्म करने की बात हुई, ठंडे गर्म को ठीक करने की बात हुई, या फिर इनफर्टिलिटी को बात करने की बात हुई, या बॉडी में कोई फाइब्राइड हो गया, सिस्ट हो गया, कोई एक्स्ट्रा चीज इकट्ठी हो गई, लाइपोमा हो गया, ऐसी सारी चीज को हम हटाना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे बढ़िया चीज कुछ है, तो वो है ऑक्सीजन और विड्रॉल ट्रीटमेंट। विड्रॉल ट्रीटमेंट आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करता है। एक्चुअली क्या होता है, जो व्यक्ति लगातार दारू पीता है, अल्कोहल लेता है, उससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर का हास हो जाता है और उसी को ध्यान रख के उसके अंदर वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, और उसी को आधार रख के विड्रॉल ट्रीटमेंट बना था, गुरुजी ने बनाया था ये। लेकिन ये आज बहुत अच्छा काम करता है ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन फाइब्राइड और इनफर्टिलिटी में और एलर्जी वाली डिजीज में। और जहां पर कोई चीजें इकट्ठी हो रही है, चाहे वो लाइपोमा की हो, चाहे बिनाइन सिस्ट की हो, उन सब में जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसे पेशेंट जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा हो, उनको भी हम लोग जो है ऑक्सीजन के साथ विड्रॉल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आपने बहुत छोटा सा क्वेश्चन किया, लेकिन मैंने बहुत लंबा जवाब दे दिया क्योंकि क्वेश्चन बहुत मजेदार था, बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड था उसका आंसर, इसलिए मैंने सारी बीमारियों से उसको जोड़ दिया। सर वो बहुत विश्वास के साथ मेरे पास आई हुई है छुट्टियों में कि मैं ठीक हो जाऊंगी तुम्हारे पास। आप ये ट्रीटमेंट दो, हमारा देखो फर्स्ट ट्रीटमेंट तो नहीं होता आपके है, भरोसे ही उसको बुला रही हूँ। नहीं, सब मैंने कहा परमात्मा को भरोसा है, गुरु जी का भरोसा है। हाँ जी, तो पहले उसको ऑक्सीजन और विड्रॉल दोनों दूं बस, और और कुछ नहीं? मॉडिफाई भी दे सकते हैं आप उनको। ओके। चलिए, किसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो प्लीज कोशिश करिएगा, क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट साधन कुमार, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। साधन कुमार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते साधन जी। हाँ, बोल रहे हैं कि सर जी इन्फ्लेमेशन हार्ट में और पैर में है, पैरालिसिस पेशेंट है। हाँ तो बहुत दिन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, 1 महीना हो गया है, ये इन्फ्लेमेशन कम नहीं हो, मतलब सूजन कम नहीं हो रहा है, तो कारण समझ में नहीं आ रहा है। देखिए साजन जी, जो आज का क्वेश्चन है ना, वो हमारी क्लास से जुड़ा हुआ नहीं है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप है ना ये जो सारी परेशानियां हैं उसको आप है ना ग्रुप के साथ शेयर कर दीजिए, हम लोग उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप पेशेंट की एज शेयर करिए, क्या परेशानी वो शेयर करिए,
क्या ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं वो शेयर करिए, क्या क्या पेन पॉइंट आपने चेक किए वो सारे शेयर करिए, मुझे पर्सनली शेयर कर दीजिए, मैं पर्सनली आपको आंसर कर दूंगा। हालांकि आंसर बहुत कम करने से रुकता हूँ मैं, चाहता हूँ कि आप उस लेवल पे पहुंचे जो मेरा लेवल है, और मुझे जैसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको भी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़े। और आप विश्वास मानिए, कुछ ही दिन है, आप ये यात्रा कुछ ही दिन मेरे साथ करिए, हमारे साथ करिए, आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपको किसी से ट्रीटमेंट पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप मुझे आप इसको व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए, मैं आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है सर, ठीक। ओके, प्लीज नेक्स्ट मेरा अगली बार निवेदन है कि कोई क्वेश्चन करे तो प्लीज आज की क्लास से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन करे तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है नवीन जी, अगर आज की क्लास से आपके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो। सर ऑटो इम्यून के बारे में जो बताया जा रहा था, तो सर ये जीवीएस भी तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो क्या इसमें भी जीवीएस में भी हमारा जो है ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, योगा और लीवर 1 पॉइंट लीवर को दे करके इसको रिवर्स किया जा सकता है? देखो, ट्रीटमेंट तो मैं नहीं बताऊंगा आपको कि क्या क्या दिया जा सकता है, ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बहुत सारी चीजों से डिसाइड होता है, लेकिन जो भी ऑटोइम्यून जीबीएस की बात कर रहे हैं आप, गिलन बार सिंड्रोम की बात कर रहे हैं? जी सर, जी सर। गिलन बार सिंड्रोम के बारे में जितना मैं जानता हूँ, एक तरह का ये वायरल इन्फेक्शन है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं होता है, एक तरह का वायरस इन्फेक्शन होता है जिसके कारण से गिलन बार सिंड्रोम होता है। ये हमारी नर्व को डैमेज करता है बहुत तेजी से। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आता होगा, मैं शायद जानता नहीं इसके बारे में बहुत अच्छे से, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आता है। मैं आपको थोड़ी स्टडी करके इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जितनी भी ऑटोइम्यून की डिसऑर्डर की डिजीज होती है ना, उनको ठीक करने के लिए आपको आपकी इम्यूनिटी के ऊपर जो ओवर एक्टिव वाला जो फार्मूला है, जिसको ओवर एक्टिव जो ट्रिगर पॉइंट आप पैदा कर रहे हैं उनको बंद करिए। ऑटो इम्यून को मैनेज करने के लिए हमारे पास दूसरी थेरेपी होती है। ये हमने ऑटो इम्यून जो चर्चा की नहीं, बच्चों इसलिए चर्चा की गई है कि हमें बीमारी क्यों होती है। हमने इम्यूनिटी की चर्चा इसलिए नहीं की कि हम कैसे ठीक करते हैं। आज हमारी चर्चा विशेष इसलिए थी कि हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होते हैं, क्या आखिरकार हम क्या बदलाव ऐसे करते हैं जिसके कारण से हमारी इम्यूनिटी जो है वो F3 मोड पर चली जाती है, और F3 मोड जो है वो उसको सप्रेस कर देता, मतलब उसको या तो सिलेंडर होने के लिए बोल देता है, या फिर जो है उसको कंफ्यूजन वाले मोड पे ले आता है। आज हम ये सीखना चाहते हैं। तो गिलन बार सिंड्रोम में मैं थोड़ा सा और थोड़ी स्टडी करके आपको बताऊंगा कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता है या नहीं आता है। मुझे ऐसा मालूम है कि एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट अशोक जी, अगर आपकी आज क्वेरी है आज की क्लास से रिलेटेड। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर एक 7.5 साल की बच्ची है सर, उसको हड्डियां बढ़ रही थी, लेकिन उसको राउंड नॉर्मल दिया तो नाभि के पास को पूरा दर्द आ रहा था सर। अच्छा, तो ये मतलब उसका गट का कारण आया था क्या सर? नाभि के क्या कारण था ये समझ में हो सकता है भी पॉसिबल हो सकता है ऐसा। मैं फाइनल तो नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है कि जो है उसका गट्स का प्रॉब्लम आ रहा है। आप राउंड नॉर्मल दे रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि उसकी आंतें उलझी हो, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो, जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा तो इरिटेशन आ रहा हो, या ये हो सकता है कि उसके पेट में गुड बेड बैक्टीरिया की ज्यादा मात्रा बढ़ी हो, जब आप उसको दे रहे हो थेरेपी उस पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा हो तो उसमें इरिटेशन हो रहा हो। किसी प्रकार का इरिटेशन तो हो रहा है राउंड नॉर्मल देने के बाद में, उसके कारण से जो है उसके पेट में नाभि के आसपास दर्द आ रहा है। या ये भी हो सकता है उसकी नाभि अपनी जगह से खिसकी हो, अपनी सही जगह पे आने की कोशिश कर रही है, इसलिए भी उसको दर्द हो सकता है। तो उसके अलग अलग डिफरेंट कारण हो सकते हैं जिसके कारण से राउंड नॉर्मल देने के बाद में उसको जो है पेट में दर्द हो सकता है। सर फ्रेश होती है ना तब होता है सर? राउंड नॉर्मल देने के बाद हो रहा है कि फ्रेश होने के बाद हो रहा है? वो राउंड नॉर्मल देने के बाद में जब फ्रेश होती है ना तब बहुत ज्यादा दर्द होता है सर। अच्छा, तो ये फाइनल मतलब अधिकतर ये बात इस तरफ संकेत दे रहा है कि उसके पेट में बेड बैक्टीरिया का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मतलब बेड बैक्टीरिया उसके शरीर में बढ़ गए। तो बेड बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ा ले, या फिर दूसरा तरीका होता है कि आपके बेड बैक्टीरिया को मार ले। बेड बैक्टीरिया को मारने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छे से, लेकिन ये 15 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए, 15 साल से छोटे लोगों के लिए नहीं है। 15 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए, 15 साल से छोटे लोगों के लिए नहीं है। एक सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपने गुड बैक्टीरिया के लेवल को बढ़ा ले, बेड बैक्टीरिया का अस्तित्व ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन यदि आपके पेट के अंदर बहुत ज्यादा बेड बैक्टीरिया बन गए हैं, बहुत ज्यादा गैस बना रहे हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा डाइजेशन को वो कर रहे हैं, तो आप एक एंटीऑक्सीडेंट लीजिए। उस एंटीऑक्सीडेंट का नाम है लौंग। आपको कैसे लेना है उस लौंग को आप है ना थोड़े से पानी में उबाल लीजिए,
एक 2 कप पानी लीजिए, 4 लौंग लीजिए और उसको उबाल लीजिए, उसको आधा करीब एक कप के आसपास कर लीजिए और फिर उसको छान के पी लीजिए। इसमें इतना बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है कि आपके बेड बैक्टीरिया को मार देता है और आपके फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में सपोर्ट करता है। फ्री रेडिकल्स को एक और सेल्स दे देता है, ये एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं जो एक और सेल्स दे देते हैं और उसको द्विकोषीय द्वीप बना लेते हैं, तो फ्री रेडिकल्स नहीं रह पाता है, तो आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। दूसरा तरीका ये होता है, एक तो ये बेड बैक्टीरिया को मारने का बहुत अच्छा तरीका होता है, एक दूसरा बहुत अच्छा तरीका होता है, आप सौंफ को भी इस तरीके से उबाल के पी सकते हैं। जिनकी प्रकृति थोड़ी ज्यादा गर्म होती है वो सौंफ के पानी को एक चम्मच सौंफ ले, 2 सौंफ ले, जो रंगहीन ना, मतलब रंगहीन हो, ज्यादा अच्छी दिखती नहीं हो, थोड़ी मोटी हो, जिसके अंदर टेस्ट अच्छा नहीं आता। एक पतली वाली सौंफ आती है, बारीक सौंफ, और एक मोटी सौंफ आती है। तो ये मोटी वाली सौंफ ले, 1 चम्मच ले, 2 कप पानी में उबाले, 1 कप करे और फिर उसको धीरे धीरे पी ले। इससे आपके बेड बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका लौंग उबाल के पी ले। दूसरा तरीका है सौंफ उबाल के पी ले। जो ज्यादा गर्म प्रवृत्ति का आदमी है वो सौंफ उबाल के पी ले, जो मीडियम है या ठंडी प्रवृत्ति का आदमी है वो जो है लौंग उबाल के पी ले। इससे दोनों स्थिति में बेड बैक्टीरिया मर जाएंगे और गुड बैक्टीरिया का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। गुड बैक्टीरिया को फीडिंग करवाना शुरू कर दे, उनको खाना खिलाना शुरू कर दे। जिस तरीके से हमने कार्टिलेज को भोजन करवाया था उसी प्रकार अब हम सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, क्या हम लोग रोज हमारे शरीर में पाए जाने वाले 2 किलो बैक्टीरियाओं को भोजन करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? क्या हमारा ही भोजन कर रहे हैं, उन बैक्टीरियाओं को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? इन सब का आप ध्यान रखेंगे, इन सब का आप ध्यान रखेंगे। देखो आज की क्लास बहुत लंबी निकल चुकी है, मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ, आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे। मुझे पता है कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर का सेशन रह गया, कोशिश करेंगे कि वो अगले क्वेश्चन आंसर के सेशन में ले ले। और मैंने एक बार आपसे कहा था, एक मेरी क्लास थी वहां मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को पनपने दें। जितने क्वेश्चन को आप पनपने देंगे ना, जितनी जिज्ञासा को आप बढ़ाएंगे किसी चीज को जानने की, वो थोड़ी देर बाद मिलेगी ना तो आपके दिमाग में लंबे समय तक के लिए रहेगी और आप लंबे समय तक उसका उपयोग कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, तो क्वेश्चन बचा के रखिए आप, बहुत बढ़िया। सौंफ का पानी कब लेना? कभी भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले सकते हैं, खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखना खाना खाने के 1 घंटे पहले लें या खाना खाने के 2 घंटे बाद लें, इतना सा ध्यान रहना बस। बाकी कभी भी ले सकते हैं। सर उस बच्चे का क्या करें? हाँ, उस बच्चे का क्या किया जाए, उसके शरीर में प्रोबायोटिक के लेवल को बढ़ाना शुरू करिए। उसको जो मैंने फीडिंग करने का तरीका बताया उस तरीके की फीडिंग करवाइए और साथ साथ में उसको राइट ओवरी वाला ट्रीटमेंट दीजिए जिससे प्रोबायोटिक का लेवल बढ़ जाए। प्रोबायोटिक का एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, यदि आपके पास नहीं हो तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, तो प्रोबायोटिक का जो स्पेशल ट्रीटमेंट होता है वो आपके पास शेयर कर दिया जाएगा। यदि गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक बच्ची धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। साथ साथ में उसको है ना आप नॉर्मल अजेनॉर्मल ट्रीटमेंट दें, जिससे भी धीरे धीरे उसकी गुड बैक्टीरिया को अच्छा लगेगा। आप नॉर्मल अजेनॉर्मल या जो है अपना सेराटोनिन ट्रीटमेंट देते हैं तो आपकी गुड बैक्टीरिया बड़े खुश होते हैं। जब भोजन को चबा चबा के खाते हैं या ऐसा भोजन करते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा मात्रा में हो तो आपके गुड बैक्टीरिया को बड़ा मजा आता है, वो बहुत धन्यवाद देते हैं, वो बड़े खुश होते हैं। तो उनके खुश होने के लिए थोड़ा काम करें, इस बच्चे को जरूर आराम हो जाएगा। उनको खुश करने के लिए थोड़ी सी भूमिका निभाइए, इस बच्चे को जरूर आराम हो जाएगा। इसको थोड़ा फर्मेंटेड फूड भी दीजिए, इडली हो गया, डोसा हो गया, उत्तपम हो गया, खमन हो गया, ऐसी चीज खिलाइए। और रोटी की अपेक्षा इसको दलिया खिलाइए, मोटा अनाज खिलाइए। हाँ, ये जो दलिया रहता है ना, मोटा अनाज, ये भी उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट दीजिए जो भी बेड बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए मदद करेगा, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट। और अभी उसका 5 दिन में 1 किलो वेट भी टूट गया सर। बैक्टीरिया के कारण से टूटा, बेड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़े हुए। आप नॉर्मल या इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट भी लगातार लंबे समय के लिए चलाएंगे ना तो मुझे लगता है वो बेटी जो है रिवाइवल कर लेगी, वापस से अपना वेट बढ़ा लेगी और सारी चीजें ठीक हो जाएगी। राउंड नॉर्मल नहीं देना सर? क्या राउंड नॉर्मल मत दो, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट चलाओ। धन्यवाद। चलिए, मजा आया होगा आज की क्लास में आप सब लोगों को। दीप्ति जी से और कुछ सुनना चाहते हैं हम लोग वो सुना दें और फिर अलविदा कर लेते हैं, सब लोग बाय कर लेते हैं। और सब प्लीज कमेंट्स में डालिएगा कि आपको बिंदु सर की क्लास और आज की क्लास कैसी लगी, दोनों के बारे में बताइए। और दीप्ति जी विशेषकर कैसी लगी, डॉक्टर दीप्ति, जिन्होंने संस्कृत भाषा में जो है बड़ा आनंद ला दिया आज। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के सत्र को यहीं विराम दें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले सत्र में। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।